तो आज हम हैं जी पंजाब में मोहाली में और यहाँ पे पूनम दीदी हैं जो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे लगाते हैं। पूनम दीदी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। क्या क्या लगाते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे गोलगप्पे हैं, आलू टिक्की है, दही बल्ले, स्टफ। गोलगप्पे आपको पसंद है या लोगों को पसंद है? लोगों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। आपको खुद भी पसंद है? आलू टिक्की है, चटनियाँ, पानी मैं आप ही बनाती हूँ। पानी खुद ही बनाते हाँ हो? जी, सब क्या कुछ। बात है, ये तो कहीं से तो सीखा होगा। नहीं नहीं, मैंने वैसे ही स्टार्टिंग में वैसे मैंने जॉब ही की थी सीधी, क्योंकि वैसे मेरे को डेंटल में जब आई थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे डेंटल में लगवा दिया था, बट मुझे स्टडी का मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा, तो डेंटल की फिर जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। पहले तो स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है, फिर कभी सोचा नहीं ऐसे काम करने का, बट टाइम के हिसाब से हो गया। घर वाले स्टार्टिंग में थी प्रॉब्लम, बट अब दोस्तों, आप लोगों ने एक शेर जरूर सुना होगा, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। जैसे ही स्टार्टिंग में आप लोगों ने ये वीडियो देखी, इसके बारे में मैं भी आप लोगों से बात करूंगा, पर लेकिन ये रियलिटी में कई सारी ऐसी लड़कियां जो कि आज की डेट में कई सारी प्रॉब्लम फेस करती है अपने घर वालों के साथ में। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में घर वालों ने सारी चीज़ों को मना कर दिया, तुमको पढ़ने नहीं देंगे, अभी शादी करेंगे, तो हथियार डाल के बैठ जाती हैं। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोगों के अंदर वो चाह है कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए मुझे ये अचीव करना ही करना है, तो आप लोगों के सामने दुनिया भर के ऐसे उदाहरण निकल कर आएंगे जिनके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर लड़कियों से जिनको लगता है कि ज़िंदगी काफ़ी टफ है, तो एक बार मैरी कॉम जी की आप लोग ऑटोबायोग्राफी जाकर देखिएगा। उनकी एक किताब है, उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा आप लोग, या फिर उनके ऊपर कई सारी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी, उनको सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के रोम रोम में ऐसी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से एक मोटिवेशन की आग जगेगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट को अचीव करने से पीछे नहीं हटोगे। देखिए, ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है। कई बार लड़कों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पर लेकिन लड़कों को नॉर्मली जो सोसाइटी है ना, वो उनको सपोर्ट करती है। लड़कियों को कई बार शादी को लेकर या फिर कोई और सारे इशू को लेकर इतना सारा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, पर लेकिन रियलिटी में अगर जज्बा है तो आप लोग अपने मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। तो ये वही वीडियो थी जो मुझे एकदम अंदर से पिंच कर गई। मैंने कहा देखो, जॉब छोड़ के लगा कि यार पता नहीं कैसे चीज़ें चल पाएगी, तो अपना एक अलग ही तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंसान अगर करना चाहता है तो कुछ भी कर सकता है यार। तो इसे कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बस आप लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए। तो ये वीडियो आप में से एक ऐसे फैमिली मेम्बर के द्वारा शेयर की गई, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि आप लोगों को ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ज़िंदगी को सही तरीके से इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। और बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है, इन द मिडिल ऑफ एवरी सिचुएशन लाइज अपॉर्चुनिटी। अगर ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को लगे ना यार यहाँ पर आकर ज़िंदगी थक गई है, एक तरीके से थम गई है, एक तरीके से रुक गई है, वहाँ से आप लोगों को हमेशा एक नई आशा की किरण निकल कर आएगी सामने। पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बैठकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकले। जैसे आप लोग वहाँ से बाहर निकलोगे ना, आप लोग अपने ही आपका एक नेक्स्ट वर्जन, प्रो वर्जन आप लोग अपना देखने को मिलेगा, और वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में जो कि आप लोगों को पहले नहीं दिख रही थी। तो इसलिए यार, हमेशा जब भी कोई टेंशन, चिंता, परेशानी जिंदगी में आए तो वहाँ पर थोड़ा सा रुको, सोचो और समझो कि यहाँ से आगे कैसे निकलना है। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को रास्ता दिखाई देगा। तो ये एक तरीके से मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अक्सर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहता हूँ कि जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ में डबल हिम्मत से सामने निकल कर आओ, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को छोटी लगने लगती है। काफ़ी शानदार डिस्कशन रहेगा यार आज का ये, जिसमें मैं आप लोगों को करंट के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक पोर्शन और प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे अगर ये वीडियो आप लोग टकटकी लगा कर देखेंगे। तो अच्छे से वीडियो आप लोगों को देखनी है, और जो भी वीडियो में जो टॉपिक के बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर आप लोगों को जरूर देना है। इससे पता चलेगा कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने ये वीडियो सुनी है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर करिएगा। आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये खतरनाक इंसान है, खासकर इंडिया के लिए। इनका नाम आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वो क्यों है तो उनके बारे में मैं आप लोगों से कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, वैसे अगर आगे बात करूं तो आज है 23 अगस्त। 23 अगस्त जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल के बारे में बात करूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी के साथ में वोटर वीक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया था, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों से काफ़ी डिटेल में कई सारी बातें करने वाला हूँ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि बात करूंगा आप लोगों से। यहाँ पर अभी दिल्ली के अंदर महापंचायत देखने को मिली। ये महापंचायत जो बात कर रही है वो एमएसपी के बारे में बात कर रही है। एमएसपी के बारे में पूरे इंपॉर्टेंट कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेस डेब्री के बारे में। स्पेस डेब्री से रिलेटेड आखिर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड के अंदर में पहला
जो हमारी कंट्री का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल रहा है जो कि स्पेस को मॉनिटर करेगा। इसमें वैसे दबदबा देखे तो इसमें यूएसए का है, पर लेकिन हम भी अभी यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो हमारी कंट्री में जो गढ़वाल वाला रीजन है उत्तराखंड का, तो वहां पर इसको सेटअप किया जा रहा है इसरो के द्वारा। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ गढ़वाल वासी यानी कि उत्तराखंड वासी कि आप लोगों के एरिया में इस तरीके से कुछ चीजें सेटअप की जा रही हैं। आने वाले टाइम में हमारे देश में इन चीजों का काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। और एमएसपी के बारे में जो आर्टिकल है वो तो काफी शानदार है। उसमें तो मैं एमएसपी के साथ साथ में आप लोगों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो दो आर्टिकल कंबाइन कर डिस्कस करूंगा और कुछ आप लोगों को वहां से रिवीजन भी हो जाएगा। तो काफी डिटेल में हम लोग वो आर्टिकल समझने वाले हैं। बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर अभी रिसेंटली महापंचायत देखने को मिल रही है, तो उसके चलते सारी चीजें न्यूज में आ रही है। ठीक है, तो काफी डिटेल से इसके बारे में समझेंगे। काफी अच्छे से पूरा आर्टिकल में है आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक पॉइंट, जिससे आप लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आप लोगों से बात की, वीडियो के एंड में आप लोगों को रेगुलरली आप लोगों को क्या मिलता है, जैसे कि वोकैबुलरी मिलती है। इसी के साथ में जो अच्छे से आंसर देते हैं उसका नाम भी होता है। जैसे आज के एसएलवी कमांडो हैं अवतार कोटवाल, शानदार तरीके से आंसर दिए। जो वोकैबुलरी रहती है उनको भी शानदार तरीके से इनके द्वारा क्वेश्चन फॉर्म किए गए, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। इंपॉर्टेंट प्लेस भी होगा, जो कि कोई भी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन न्यूज में रहती है। और कल जो मैंने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था, उनके बारे में भी आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, तो काफी शानदार रहेगा पूरा का पूरा डिस्कशन। तो टकटकी लगाकर देखोगे तो काफी कुछ नया जानोगे। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। और एक आर्टिकल है नेपाल की सिटीजनशिप से रिलेटेड, आखिर नेपाल की सिटीजनशिप में क्या बवाल देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है जो कि शानदार आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाले हैं। और मैक्सिमम आर्टिकल के एंड में आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे, तो उनका आंसर देने से आप लोग आर्टिकल को और अच्छे से अपनी लाइफ में एक तरीके से प्रोडक्टिव चीजें लेकर आ पाओगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की, यहाँ पर 23 अगस्त जो है यहाँ पर ये इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर बात की जा रही है स्लेव ट्रेड के बारे में। स्लेव का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को इस तरीके से ट्रीट करना कि एक तरीके से बस उसको रोटी देते रहे। जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा, खासकर जानवरों को रखा जाता है, पुराने टाइम पे इंसानों को बेचा जाता था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक मूवी देखेगा 12 ईयर ऑफ स्लेव, उससे आप लोग इतनी सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे जिसकी कुछ हद नहीं। और ऐसी मूवी है वो, हो सकता है कई सारे तो आप लोगों में से उसको देखते देखते रो भी पड़े, क्योंकि बड़ा ही ऐसा कंडीशन देखने को मिली थी जब मैंने उस मूवी को देखा। मतलब एक अजीब सी अंदर से फीलिंग है। मैंने कहा वाह यार, ये भी एक जिंदगी है, कितनी बुरी एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अंदर से नहीं वो जीवन है। आप लोगों ने सब सुना होगा जी भर के आया रोने का। मैंने कहा हमारी जिंदगी कितनी शानदार है यार, हम लोग अपनी लाइफ को कितने अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो आसपास में जो लोग हैं, मतलब फिर भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। सोचो एक ऐसी जगह फंस गए जहाँ पर इंसानों को जानवरों की तरीके से रखा जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो स्लेव ट्रेड जो है, ये आप लोगों ने मूवी देखी होगी अभी जो रणवीर सिंह की आई थी, दीपिका पादुकोण, पद्मावत मूवी। तो उसमें नॉर्मली आप लोगों ने देखा वो उसका स्लेव था कि उसको नहीं लेकर आया था, उसका जो राजा था उसको देता है। ठीक है, तो उस टाइम पर आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोग अगर जाएंगे हमारे संविधान के अंदर में तो पार्ट 3 देखने को मिलेगा, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 23 मेनली इन्हीं मुद्दों के बारे में बात करता है कि किसी को फोर्स लेबर या फिर किसी को इस तरीके से स्लेव के तरीके से आप लोग नहीं रख सकते। तो यहाँ पर ये इसको रोकने की कोशिश करता है आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 जो है ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। और 24 तो आप लोग वैसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जब भी कोई बच्चों के बारे में यहाँ पर बातें की जाती है कि उनको एक तरीके से हजार्ड्स माइंस वगैरह में, उन सब में उनको जहाँ पर उनकी हेल्थ को या जान को खतरा है, वहाँ पर उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये ऐसे आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है, क्यों बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी चीजें अक्सर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे और इसके साथ में ये आर्टिकल जो आप लोग याद रखिएगा। फिर से एक बात बता दूं जो कि नया है, एसएलवी फैमिली के साथ में जुड़ा है, पॉलिटी के सारे लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, तो बहुत सारे लेक्चर हैं। कहने में तो लेक्चर वो 150, कहने में तो लेक्चर लगभग 200 के करीब है, पर लेकिन रियलिटी में वो 100 के करीब देखने को मिलेंगे अगर आप लोग उनको घंटे वाइज गिनोगे, क्योंकि 30-30 मिनट के भी लेक्चर है कई सारे। तो ये मत देखना यार 200 लेक्चर पढ़ा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ा रखे हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर 100 आवर्स का आप लोगों को पॉलिटी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा रखी है। बहुत ही उन्हें कहते हैं कि दिल से पढ़ा रखी है चीजें। आप पढ़ने के बाद में आप लोग कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार टाइम वेस्ट कर दिया। एक बार देखिएगा जरूर कि आप लोग किस तरीके से पॉलिटी आप लोग अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग वहां से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लक्ष्मीकांत की पूरी किताब आप लोगों के सामने वहां पर डिकोड कर रखी है आप लोगों के लिए, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है,
और फिर आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो फिर प्यारे प्यारे मैसेज करते हो ना, पॉलिटी के सर पॉलिटी और करंट अफेयर में मजा आ गया तो फिर वो मतलब दिल खुश कर देता है यार वो चीज़ें, ठीक है। तो वो अच्छे से आप लोग देखते हैं और रिकमेंड भी किया करो यार, रिकमेंड करने में आप लोग कुछ नहीं बिगड़ रहा है। पॉलिटी के लेक्चर अगर किसी को चाहिए पॉलिटी तो फ्री में अगर उनको मिल रही है, आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो आप लोग दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, दूसरों को रिकमेंड वही चीज़ आप लोगों को करनी है जो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। यानी कि आप लोगों का नुकसान हो गया और दूसरों को बता रहे हैं चलो उसका भी नुकसान करता हूं, नहीं, वो एक तरीके से राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है, इंसानियत से वो नीचे गिर जाती है फिर, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। बाकी अगर बातें करें यहाँ पर वर्ल्ड वोटर डे के बारे में, तो वर्ल्ड वोटर वीक जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 से लेकर 27 अगस्त तक का। तो ये 23 से 27 अगस्त तक का जो वोटर वीक है, इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि कैसे हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना धरती पर जीवन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए पानी जो काफ़ी वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी डेली लाइफ में। और आप लोगों को एक बात मैंने बोली भी थी पहले भी, कोशिश क्या करो कि 8 से 10 या फिर आप लोग 11 के करीब आप लोग क्या करो, डेली गिलास पानी पिया करो। और मॉर्निंग में उठते ही आप लोग खाली पेट कोशिश किया करो कि 2 से 3 गिलास पानी पिया करो। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा वोमिटिंग आएगी, नहीं मन करेगा पीने का, पर लेकिन ये सारी हैबिट होती है यार। इंसान ना अपनी हैबिट्स का पुतला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है। पहले मैं वीडियो लेकर आता था मॉर्निंग में 4 बजे, ठीक है, तो उसमें कुछ लोग उठते थे, कुछ लोग नहीं उठ पाते थे, ठीक है। फिर वीडियो लेकर आने लगा मैं 6:30 बजे, उसमें भी मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो है नहीं उठ पा रहे। 7 बजे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो मतलब आधे ऐसे जिनको 7 बजे भी उठते हुए दिक्कत हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग ये। तो फिर भी वीडियो जो है आप लोगों को डेली जो है लगभग 6:30 से 7 के बीच में मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग 6:30 बजे उठकर अगर आप लोग रेगुलर रेडी रहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 6:30 बजे भी वीडियो डालने में, पर लेकिन आप लोग रेडी नहीं रहते हो। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो 6:30 बजे उठ पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर डेली रेगुलरली मॉर्निंग में उठकर अगर बोलो कि हाँ सर 6:30 बजे हम लोग रेडी रहेंगे, यस, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार 6:30 बजे वीडियो डालने में। पर लेकिन आप लोग रेडी तो हो, आप लोग में से बहुत कम उठ पाते हैं। आलस आप लोगों को ना ले डूबेगा किस दिन जिंदगी में, और फिर आप लोग आगे जाकर बोगे जब नहीं बूढ़े हो जाओगे और फिर बच्चों के पीछे बैठोगे, यार उस टाइम पर ना काश ये चीज़ कर ली होती तो ऐसा नहीं होता। वो काश अपनी जिंदगी में मत आने दो यार, जिंदगी को एक प्रोडक्टिव रास्ते पर लेकर चलो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सीइंग द अनसीन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाटर। यानी कल को कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती है जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। तो इस तरीके से कोशिश करो कि पानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, पानी को बचाने की कोशिश करो। ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और द वर्ल्ड वाटर वीक 2022 में जो थीम है उसके मेन प्रोस्पेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे तो पहले द वैल्यू ऑफ द वाटर फॉर द पीपल एंड द डेवलपमेंट, यानी कि हम आज की डेट में पानी को उतनी इज्जत देना भूल गए जितनी इज्जत पानी को मिलनी चाहिए थी। क्यों डिटेल में बता रहा हूं इतना, क्योंकि पानी से रिलेटेड हो सकता है कुछ आप लोगों का लिखने के लिए आ जाए, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। द वैल्यू ऑफ द वाटर फॉर नेचर एंड द क्लाइमेट चेंज एंड द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल वैल्यूज ऑफ द वाटर। तो ये आप लोगों को सारी चीज समझनी पड़ेगी कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। हर चीज फ्री में मिली हुई उसकी ऐसे नहीं कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है फ्री में जो मिल जाती है, उनकी अगर अहमियत नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को टाइम पर समझ में आएगी। जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की अहमियत समझ में आ गई ना अभी रिसेंटली, जब यहाँ पर कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी। वही ऑक्सीजन जो फ्री मिलते हैं, वो अलग बात है कि वो प्योर ऑक्सीजन है, उसके बारे में एक अलग बात है, कमेंट करना। पर लेकिन रियलिटी में पानी और ऑक्सीजन की अहमियत समझ में आ जाती है इंसान को जब रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को ऐसे नहीं कि बस हाँ ठीक है चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस दिया करो। तो स्टॉकहोम स्वीडन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर ये। तो पूरा जो पर्टिकुलर एक वीक है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो उसको मिटाकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, पहले इसको आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बात की जा रही है नेपाल में सिटीजनशिप कानून के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर आप लोगों को सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना तो संविधान के अंदर में पार्ट 2 में आप लोगों को सिटीजनशिप देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल कितने तक है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है। फिर से बोलूंगा, पॉलिटी के अंदर डिटेल में पढ़ा रखा है, जाकर इंडियन सिटीजनशिप के बारे में एक बार आप लोग देख लेना। नेपाल के अंदर देखिए आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताता हूं। नेपाल पहले एक मोनार्क कंट्री था। मोनार्क मतलब जहां पे राजा रजवाड़े रूल किया करते थे। तो यहां पर 2006 तक इनके यहां पर राजा रजवाड़ों के द्वारा रूल किया गया और इसको एक तरीके से हिंदू राज्य की तरीके से यहां पर देखा जाता था। पर लेकिन रिसेंटली यहां पर ऐसा एक देखने को मिला कि यहाँ की जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है यहाँ पर, याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, यहाँ पर इनका नाम है बेसिकली विद्या देवी भंडारी। तो जो विद्या देवी भंडारी है ये एक वुमेन प्रेसिडेंट बन गई। तो अभी जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी है वो भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में आ गई है, उसके बारे में आप लोगों से भी बात करूंगा आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के अंदर में 2006 में इनके यहाँ पर क्या हुआ, इनके यहाँ पर 2006 में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ट्रांजिशन हुआ कि डेमोक्रेसी की स्टार्ट हुई इनके यहाँ पर 2006 में। जद्दोजहद करके इनके द्वारा 2015 में अपना संविधान बनाया गया।
हालांकि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता हैं उनके द्वारा बोला गया कि बीरबल की खिचड़ी है, देखो बनेगी या नहीं बनेगी। रीजन उसके पीछे ये था, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और बार बार फिर उसको खत्म कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे जितने जैसे हमारी कंट्री में जो हमारे फ्रीडम फाइटर को एक तरीके से फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल को आगे लेकर चलने वाले जो महान सेनानी हमारे, उनको बहुत ही एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने शानदार तरीके से बैठकर एक बार संविधान लिख डाला पूरा। पर लेकिन ऐसा नेपाल के अंदर नहीं हुआ। नेपाल के अंदर बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना बना के उसको साइड में रखा गया, उठा के, ऐसी चीज देखने को मिली। पर लेकिन जो अभी यहाँ पर फाइनल डॉक्यूमेंट्स इनका निकल कर आया उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि महिला के लिए नेगेटिव है। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर यह है कि जो सिटीजनशिप के बारे में बात की जा रही है, अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चे को जन्म देती है और यहाँ पर उसका फादर जो है वो अनआइडेंटिफाई है, यानी कि उसके फादर का पता नहीं है, उसके बच्चे को यहाँ पर अगर बात करें तो प्रूफ करना पड़ेगा उस महिला को कि उसका बच्चा जो है वो एक तरीके से उसके बच्चे का बाप जो है नेपाली है या फिर कोई वो बाहर का है। ठीक है, यानी कि कोई उसका ओरिजिन जो है नेपाली नहीं है, कोई फॉरेनर है। पर लेकिन सेम कंडीशन जब बात करें फादर के बारे में, अगर कोई फादर बच्चे को लिए घूम रहा है तो उसको कोई ऐसा डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है जो कि मदर को डिक्लेरेशन देने की जरूरत है। तो इसके ऊपर पूरा बवाल उठ गया, यानी कि वुमेन को तो डिक्लेरेशन देना है पर लेकिन फादर को डिक्लेरेशन नहीं देना है। तो इसके चलते पूरी कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो गई यहाँ पर कि ऐसा आप लोग कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होगी कि जिस प्रेसिडेंट का आप लोगों को ठप्पा चाहिए, मोहर चाहिए इस पर्टिकुलर कानून के ऊपर, वो प्रेसिडेंट खुद एक महिला है, तो वो क्यों यहाँ पर इस कानून को आगे लेकर चलेगी। तो इसके चलते उन्होंने जो है उसको साइन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया साइन करने से उनके एक्ट पर। वो बोला कि यहाँ पर इसको चेंज कर लेकर आओ, ये सही तरीका यहाँ पर नहीं होगा। तो उसके चलते नेपाल के अंदर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पर, जिसके चलते ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। और इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो काफी पुराने रिलेशन है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बेटी रोटी का रिलेशन यहाँ पर इंडिया और नेपाल का बोला जाता है। इन्हें काफी एक तरीके से गाढ़े रिलेशन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन फिलहाल जब यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती है तो कई सारी ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो कि अपने हिसाब से काम चलाती है। तो कुछ ऐसी हैं जो कि आज के डेट में नेपाल की गवर्नमेंट जो कि चाइना की गोद में जाकर बैठ जा रही है, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। उन्हीं कहते फ्री का पैसा मिलता है तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, पर बाद में पता चलता है कि इस पैसे की अहमियत क्या है। तो अभी नेपाल के अंदर कुछ ऐसा ही फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। जैसे ही वहां पर आने वाले टाइम पे यहाँ पर चाइना जो है उसको डेट ट्रैप में फंसाएगा और बोलेगा कि ये वाला हिस्सा मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे बस की पैसा देना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कई जगह चाइना की देखने को मिली। इसीलिए बांग्लादेश ने बिल्कुल सचेत कर दिया दुनिया को कि भाई साहब हम तो पैसा ले नहीं रहे और तुम लेना तो अपने रिस्क पे लेना, फिर बोलना मत कि हमें बताया नहीं। ठीक है, बताया तो था पर आप लोगों ने सुना नहीं। ठीक है, तो अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा यहाँ पर ये हो रहा है कि नेपाल की सिटीजनशिप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर ये कानून जो है वो पास हो जाए क्योंकि उनको यहाँ पर सीधे एक तरीके से नेशनलिज्म यहाँ पर उभर कर आ रहा है। इसकी वजह से कई सारी ऐसी जो मूल की महिलाएं, खासकर इंडियन मूल की महिलाएं, उनको काफी ज्यादा फायदा इसकी वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के खिलाफ आज के डेट में यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं मधेसी, खासकर जो मधेसी कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो मधेसी कम्युनिटी जो है उनके खिलाफ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो ये एक तरीके से काफी बड़ा इशू है नेपाल के अंदर में। और बाकी नेपाल जो है आप लोगों को अगर मैप में आप लोग जाकर देखोगे तो नेपाल की लोकेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये बताना हमारी कंट्री कितने ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर नेपाल देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, याद रखिएगा सिक्किम है, और यहाँ पर कई बार आप लोग वेस्ट बंगाल को भूल जाते हैं। ठीक है, ये तो चलिए मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ये बताओ कि हमारी कंट्री का कौन सा राज्य सबसे बड़ी नेपाल के साथ में बाउंड्री टच करता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे। तो आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। ये एक आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं और ये बात करता है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक का मुद्दा आ गया, तो जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जब किसी का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है तो ये राइट टू प्राइवेसी के भी अंदर आ गया। तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों का जीएस पेपर 2 के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो दोनों जगह आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और जीएस पेपर 2 राइट टू प्राइवेसी के अंदर। और खासकर आप लोगों को पता है केएस पुत्तस्वामी केस के बाद में राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21 के अंदर में। तो इसके साथ आप लोग इसको ऐसे भी कनेक्ट करके देख सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा यहाँ पर। ये हालांकि पूरा आर्टिकल जो है हिंदू के अंदर कवर किया गया, और ऐसे तो आर्टिकल देखे ना आप लोग कई बार बोलते हो सर सोर्स सबका बता दिया करो। यार ये जो आर्टिकल है ना आप लोग इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हिंदू के अंदर है बस ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ना वो हर एक न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया जाता है। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ अगर आप लोगों को पढ़ना है तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, आप लोग कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बस क्या रहता है, जैसे मान लीजिए हिंदू का आर्टिकल तो लिखा है मान लीजिए कोई वी नाम का बंदा है, ठीक है, और इसी के साथ में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लिखा है कोई यहाँ पर ए नाम का बंदा है, ठीक है, इसी के साथ में कोई हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल लिखा है मान लीजिए कोई यहाँ पर टी नाम का बंदा है।
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारे आर्टिकल जो भी लिखे जा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग बंदों के द्वारा लिखे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अलग अलग उसमें पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं इसलिए क्या कोशिश करता हूँ कि जैसे कि आर्टिकल पढ़ लिया मैंने इंडियन एक्सप्रेस का, आर्टिकल पढ़ लिया मैंने हिंदू का, ठीक है, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इकट्ठा करके आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इससे क्या रहता है, जैसे कि ये आर्टिकल वैसे था तो कल इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल कुछ इस तरीके से कवर किया गया, तो यहाँ पर अभी इसके पूरे नोट्स आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग कल को बैठकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में कि यार ये क्या चीजें हैं। तो इससे एक तरीके से नोट्स की फॉर्म में जब आप लोगों को मिल जाता है तो कल को पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करना आसानी से और इसको एंजॉय करना। इसीलिए टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, इसको जाकर आप लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आंसर राइटिंग करनी है तो आप लोग वीर तालियान वाले ग्रुप में चले जाना, यहाँ पर आप लोग को आंसर राइटिंग मिलेगी। नोट्स चाहिए आप लोग को डायरेक्टली तो SLEpedia वाले ग्रुप पर चले जाना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनसे आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिलता है, तो इनको आप लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ये आप लोग कहां पर कनेक्ट करेंगे और क्यों न्यूज में है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में रेस्पॉन्स मिला इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को कि न्यू दिल्ली बेस्ड डिजिटल राइट ऑर्गेनाइजेशन ने रिवील किया यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर वो क्या कर रही है, 80% लगभग सिमिलर जो यहाँ पर देखने को मिल रही है जो उनके द्वारा फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब क्या हो गया मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए रिसेंटली ना कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि किडनैप हुए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर एक तरीके से उनके माँ बाप तक पहुंचाना था, तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं, बिछड़े हुए बच्चे जो हैं, वो अपने माँ बाप से यहाँ पर मिल पाए। तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसका फायदा हुआ। इसी के साथ में कल को चलकर कोई पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पर, मान लीजिए टेररिस्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करना है कि भीड़ में कहाँ घूम रहा है, तो वहां पर भी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। यहाँ नहीं कि एक तरीके से यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी में आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर, इसी के साथ में बच्चों को अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, और इसी के साथ में मान लीजिए आप लोग को एयरपोर्ट पे जाना है या फिर कई जगह आप लोगों को मॉल भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं आज के डेट में। उससे फायदा क्या रहता है, उससे ये फायदा रहता है कि कल को चलकर अगर कोई यहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया, किसी ने यहाँ पर किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, वरना भीड़ में कोई कहाँ गुम हो जाएगा उसको कभी खोज नहीं पाएंगे। तो ये काफी अच्छा तरीका यहाँ पर इनके द्वारा खोजा जा रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात फिर वही निकल कर आती है, यार फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल आप लोग कर रहे हो, पर रियलिटी में आप लोग ये बताओ, ये जो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है इसमें जो आप लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हो, क्या इस डेटा को आप लोग सेव कर पाओगे? तो सबसे बड़ा यहाँ पर एक ये इशू निकल कर आता है, जिसके बारे में यहाँ पर कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पहला तो ये हो गया कि यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में कई बार क्या होती है, गलती भी हो जाती है यहाँ पर कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, मिसमैच नहीं हो पा रहा है। 80% तो आप लोगों ने कर लिया, पर लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितना डेटा आप लोग मैच कर पा रहे हो। आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ पर प्रिजनर एक्ट था 1920 उसके हिसाब से काम किया गया। अब क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट आ गया, जो कि डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसके तहत यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसर्न ये है कि 80% जो है यहाँ पर आप लोग इसको सही कर सकते हैं, पर लेकिन अगर पता चला कि जो आप लोग जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो आइडेंटिफाई हुआ नहीं, उसकी जगह कोई और चपेट में आ गया, तो भाई साहब की तो जिंदगी हो गई बर्बाद। तो उसको कैसे आप लोग सही कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा काम आप लोगों को करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस आखिर इसको कैसे इस्तेमाल कर पा रही है? सबसे बड़ी बात तो यार ये हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है, नेशनल कैपिटल है यहाँ पर, तो सबसे बड़ा इनके द्वारा आइडेंटिफाई करने के लिए जो मिसिंग चिल्ड्रन है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का। क्यों? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर साधना हलदार वर्सेस एनसीटी जो ऑफ दिल्ली का केस था, ऑथोराइज किया गया 2018 में, कि इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, मिसिंग जो चिल्ड्रंस हैं उनको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल किया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, खासकर जब यहाँ पर दिल्ली के अंदर दंगे हुए उस टाइम पर भी रेड फोर्ट के अंदर जो दिक्कतें देखने को मिली, तो इसी के चलते यहाँ पर 2022 में ये जागीरपुरी में जो दंगे देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं देखो टेक्नोलॉजी का फायदा तो है, पर लेकिन फायदा भी तब है, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये एक तरीके से उसका जो डेटा इकट्ठा किया गया लोगों का, उसका एक तरीके से मिस यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि वो यूजफुल पर्पज से उसको यूज करना है, ऐसे नहीं कि आप लोग उसको मिस यूज करने लगो। प्रोसीजर क्या क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहले तो कैप्चर किया जाता है और स्कैन किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर एग्जैक्ट जो फेस है उसका डेटा यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट जो है तो उनको कनेक्ट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि उनके डेटा में कोई ऐसी पिक्चर है, और फिर मैच करने के लिए बोल जाते हैं कि अच्छा ये इंसान है भाई साहब जिसके द्वारा ये हरकतें की गई है।
तो ये पूरा एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। फेस के ऊपर अलग अलग पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जो पॉइंट्स होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं कि कितनी भौएं, कितनी पुतली, कितना कौन कौन सा फेस का कौन सा एरिया कहाँ पर कितना वो है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स, हजारों लाखों पॉइंट्स जो हैं वो चेहरे के ऊपर आइडेंटिफाई किए जाते हैं और फिर उनको यहाँ पर मैच किया जाता है कि कितने अच्छे से यहाँ पर ये मैच हो पा रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या क्या फायदे हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर इंप्रूव करेगा आउटपुट क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। इसी के साथ में इजी आइडेंटिफिकेशन रहेगा यहाँ पर क्राउड के अंदर में, बूस्ट करेगा यहाँ पर पुलिस के डिपार्टमेंट के, और विक्टिम जो भी है उसको आराम से वेरीफाई कर पाएगा। पर लेकिन यहाँ पर गलत तरीके से भी इसका इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्राइवेसी का इंपैक्ट डालेगा यहाँ पर, ठीक है। केस फोटोसामी के बाद में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना देगा यहाँ पर, ठीक है। ओवर पुलिसिंग हो सकती है, लोगों को पता भी नहीं चलेगी उनको किस तरीके से मास सर्विलेंस उनका किया जा रहा है। तो ये कई सारे ऐसे भी मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो कई सारे इश्यूज जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, नहीं तो आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये है पूरा फेस रिकग्निशन जो है 3 स्टेप में होता है। पहले डिटेक्ट करना, स्कैन करना, क्रिएट करना और मैच करना, और फिर वेरीफाई हो गया तो भाई साहब यही है ये नमूना जिसको आप लोग खोज रहे थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। यूपीएससी ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2014 में। बोला गया यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूज किया जाता है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या क्या लिया जाता है। अगर बात करें आप लोग देखते हैं एडिशन टू फिंगरप्रिंट्स और क्या क्या लिया जाता है, आइरिस स्कैन, रेटिनल और वॉइस रिकग्निशन। तो इनमें से कौन सा सही है अगर आप लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंसान की एज ए यहाँ पर जो एक तरीके से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग की आंखों की पुतली का स्कैन किया जा सकता है, रेटिना का स्कैन यहाँ पर, और वॉइस को भी रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। यूपीएससी ऑलरेडी इतना आसान सा क्वेश्चन 2014 में आप लोगों से पूछ चुकी है। तो कहीं भी कोई ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बने यार, उनका आंसर आप लोगों को देना है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। और ये ऐसे टॉपिक है जो कि रेगुलरली मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग रेगुलरली आप लोग इनके टच मतलब डेली रेगुलरली आप लोग लेक्चर सुनते रहोगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटता नहीं है। इवन आंसर राइटिंग में या फिर किसी को रिप्लाई करना है, वहाँ पर डिबेट डिस्कशन करना है, हर जगह आप लोग इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो यार, फीडबैक आप लोग लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है। और इसी के साथ में आपका शेड्यूल कैसा रहता है दिन का, क्या क्या आज आप लोग टारगेट रखे हो, क्या आप लोग अचीव करने वाले हो उसके बारे में, और कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन, ये आप लोग जरूर बताया करो। और जो भी आर्टिकल आप लोगों को पसंद आए कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है, उसके नीचे आप लोग डन लिख सकते हो, जैसे पॉलिटी के नीचे आप लोग लिखते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर जैसे भी आप लोगों को लगे पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है, इंगेजमेंट अपना दिखाना है, उससे आप लोगों के अंदर भी एक्टिविटी आएगी, थोड़ा सा आप लोग और अच्छी चीजों को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल अच्छे से लेकर चलना है जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। याद है आप लोगों को वो दौर पंजाब के इलेक्शन से पहले काफ़ी लंबे समय तक किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, और 3 ऐसे बिल थे जो कि यहाँ पर किसानों के लिए लाए गए थे, तो उनको सरकार के द्वारा वापस लेना पड़ गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पब्लिकली आकर उसके लिए सॉरी बोला गया था, और ये बोला गया था कि शायद मैं उस तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं ये तीनों के तीनों बिल जो हैं वो वापस लेता हूँ। बिल कौन से थे यहाँ पर? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो कॉमर्स जो प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस एक्ट 2020, इसी के साथ में द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। पहले बिल थे पर लेकिन पार्लियामेंट में बाकायदा पास कर इनको कानून बना दिया गया, पर लेकिन कई सारी कमियां खामियां इनमें देखने को मिली थी, इसलिए इनको वापस लेना पड़ गया था। जब ये बिल वापस ले गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर प्रोमिस किया गया था कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव कर चीज़ों को लेकर आएंगे, और उस इंप्रूवमेंट के वर्जन में एक चीज़ के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस दिया गया था, और वो था MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कि यहाँ पर फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है यहाँ पर संजय अग्रवाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा है। इनके द्वारा प्रोमिस किया गया यहाँ पर बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा को कि अर्लियर जनवरी में आने वाले टाइम में यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो भी किसानों की डिमांड है उनको ढंग से स्टडी किया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी अनाउंसमेंट जब किया गया था कि रिपील करते हैं यहाँ पर इन 3 फार्म लॉ को, तो उस टाइम पर उनके द्वारा भी बोले गए थे आकर कि हम लोग एक तरीके से कमेटी बनाएंगे ताकि प्रमोट कर सके जीरो बजट जो एक तरीके से बेस फार्मिंग होती है। एक तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और दूसरा MSP के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर मेन तौर पर आप लोगों के 2 टॉपिक कवर होंगे, एक तो MSP वाला कवर हो जाएगा, और दूसरा जीरो बजट जो बेस्ड फार्मिंग है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यहाँ पर जो कमेटी है उसके अंदर आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के। रीजन क्या है
क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं 7वें शेड्यूल के अंदर में, उसके अंदर 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं यूनियन, दूसरे को बोलते हैं स्टेट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट, यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची, स्टेट गवर्नमेंट की सूची और एक तरीके से दोनों की सूची। पर लेकिन जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्रीकल्चर का नाम चले और स्वामीनाथन जी का नाम ना आए तो ये पॉसिबल नहीं है। इनके बिना हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशन पूरा कर ही नहीं सकते। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे देश के। तो अगर बात करें यहाँ पर तो इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था जिसको बोलते हैं C2 + 50%। तो ये ऐसा फॉर्मूला था जिसके बेस पर यहाँ पर ये बोला गया कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोगों को क्या करना है कि जो किसान है उनकी जो लागत है उसके ऊपर 50% का उनको कम से कम यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से यहाँ पर ये बातें बोलेगी कि किसानों को कम से कम उनकी लागत तो मिलनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ना होता है कि उनको किसानों को उनकी लागत भी ना मिले, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एटलीस्ट उनको उनकी लागत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें बोली जाती हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, वो सारी बातें तो सही हैं अपनी जगह, पर लेकिन किसानों को लागत मिलनी चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर फार्मर कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें MS स्वामीनाथन जी को इसके द्वारा हेड किया गया, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंडर C2 + 50% ये फॉर्मूला दिया गया, जिसमें टोटल कॉस्ट जो रहेगी उसमें प्रॉफिट जो होना चाहिए 50% का होना चाहिए। तो किसानों को कम से कम इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए अगर उनको अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ढंग से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है, ताकि सिचुएशन को जो है सुधारा जा सके, सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह MS स्वामीनाथन जी के बारे में, आज की डेट में अगर उनकी एज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो 96 ईयर उनकी एज हो चुकी है, ठीक है। तो अभी भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है ठीक तरीके से लेकर चलें, हालांकि एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई थी। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से MSP के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में फिर कई सारी बातें और डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो कमेटी बनाई गई है इसको काम क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, नेचुरल जो फार्मिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्रॉप को डाइवर्स करना है उसके ऊपर फोकस करेंगे, और इसी के साथ में क्रॉप जो माइक्रो इरिगेशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ताकि देश में पानी को भी बचाया जा सके, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें होगी। अब मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग चीजों को आगे अंडरस्टैंड करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आज से नहीं है, काफी दिनों से आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इसके बारे में पहले मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, और ये टाइम टू टाइम जो है वो न्यूज में भी रहता है। कुछ दिनों पहले भी क्यों न्यूज में था, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक पूरा डिस्कस किया था आप लोगों से, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इशू किया गया था एक तरीके से FRP, जिसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर, और एग्जाम में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं आप लोगों से UPSC के द्वारा भी, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में एक कमीशन है। कमीशन क्या होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। 1965 में यहाँ पर ये एक एक्सपर्ट बॉडी लाएगी, जिसको बोला गया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तुमको रिकमेंड करना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोगों को बताना है। इस कमेटी को ये काम दिया गया कि यार तुमको जो खरीफ और रबी का जो क्रॉप का सीजन होता है उसमें देखना है किसको मिनिमम सपोर्ट हम लोग को देना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि एटलीस्ट उनको इतना तो प्राइस मिल जाना चाहिए कि आगे भी किसान जो है उस खेती को उगा सकें, उनका मन करे चलो उगा लेते हैं, इसको तो गवर्नमेंट खरीद ही लेगी, ऐसे यहाँ पर बोला जाता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है कमीशन का, ये रहता है कि रिकमेंडेशन देना कि किस तरीके से यहाँ पर लेटेस्ट जो मार्केट को ध्यान में रखते हुए कि कैसे यहाँ पर अपना जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो कमीशन जो यहाँ पर फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करता है, और उसके बाद में यहाँ पर MSP बताता है क्या होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम लोग MSP के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा, MSP बेसिकली काम कैसे करती है। नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, जैसे हमारी कंट्री में जो किसान है, ठीक है, किसानों ने खेतों में अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद में गवर्नमेंट ने उसको MSP में खरीद लिया, जिसको आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। यही जो गवर्नमेंट खरीदती है, फिर आगे चलकर यहाँ पर जब गवर्नमेंट इसको खरीद लेती है, तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। फिर उसके थ्रू यहाँ पर जो आप लोगों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है 1 रुपये किलो के हिसाब से, 2 रुपये किलो के हिसाब से, फिर यहाँ से गवर्नमेंट इसको लेकर इंप्लीमेंट करती हुई नजर आती है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, तो ये स्टैट्यूटरी एलिमेंट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टैट्यूटरी एलिमेंट है। जब यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप लोग बात करते हैं
तो यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं जो प्राइसिंग जो गवर्न किया जाता है शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के हिसाब से, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी देखने को मिलेगा जब गन्ने के बारे में बात करते हैं। क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, अभी फिर से समझ आता हूं। पर एक बात याद रखिएगा कि रंग राजन जो कमेटी बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नॉर्मल क्रॉप के लिए रहता है, एक होता है गन्ने के लिए, उसके लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस रहता है। ठीक है, पहले कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझिए। यहाँ पर जो CACP है यहाँ पर इसके टोटल 5 मेंबर है, एक चेयरमैन, एक यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी, 1 ऑफिशियल मेंबर और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर। इनके द्वारा यहाँ पर अपनी बातें रखी जाती है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। टोटल मिलाकर हमारे देश में अगर आज के डेट में आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं लगभग 23 के करीब जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। पर लेकिन जब गन्ने के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहाँ पर फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस का नाम दिया जाता है। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस जो है यहाँ पर ये रंगराजन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रहता है। यानी कि जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि यार गन्ने का आप लोगों को बेसिकली 200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से किसानों को देना है। अब यहाँ पर बात आई पंजाब की, पंजाब ने बोला मैं तो 230 दूंगा। ठीक है, महाराष्ट्र ने बोला मैं 240 दूंगा, गुजरात ने बोला 250 दूंगा। ठीक है, दूसरे किसी राज्य ने आकर बोल दिया मैं तो 260 दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग अपना फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दे सकते हैं, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 रखा है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ये जो भी देंगे तो वो एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट का जो प्राइस है वो हमेशा ज्यादा होगा सेंट्रल के प्राइस से। एक तो ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए कई बार ऐसे बना दी जाती है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उसको लेकर नहीं होना चाहिए। फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पर डिसाइड किया जाता है जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, और यहाँ पर इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्या हुआ जो यहाँ पर जो बात करें तो कमेटी रहती है जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक चेयर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि रिकमेंडेशन देंगे कि भाई साहब ऐसा कुछ कर सकते हो क्या। अब प्राइम मिनिस्टर को नहीं पसंद है, नहीं करना तो साइड में चल दिया, ठीक है, यानी कि साइड में रख दिया उसको उठाकर। स्टेट अपना अपना डिसाइड करते हैं और वो हाइयर होता है हमेशा सेंटर वाले से। अगर बात करें सबसे ज्यादा शुगर कैन वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और बिहार, इनसे आते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, और किसान के बच्चे हैं तो आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील, दूसरे नंबर पर इंडिया। बाकी ये इसके प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, जैगरी, खंड, सिर, मोलेसिस, तो ये सारी चीजें यहीं से निकल कर आती है। अगर बात करें एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट शुगर, जो अभी मैंने डिस्कस भी किया, यहाँ पर इसके ऊपर बायोफ्यूल पॉलिसी बन रही है ताकि किसानों की इनकम भी डबल की जा सके, और इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकें अगर हम लोग इनसे बायोफ्यूल बनाते हैं। ठीक है, गन्ने के बारे में बात करें 21 से लेके 27 तक लगभग जो यहाँ पर ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलता है। रेनफॉल अराउंड 75 से 100, और इसी के साथ में ये डीप रिच लूमी सोयल आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर ये उगाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले तो ये याद रखिएगा सारी चीजें बाई प्रोडक्ट हैं गन्ने के, और इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, मोलेसिस के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जो खोई नहीं होती है गन्ने को जब उसमें से मशीन में से निकाला जाता है उस टाइम पर, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। बाकी एक स्लाइड है यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर रबी खरीफ जो जायद क्रॉप है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है और कौन कौन सी फसल जो इसके अंदर उगाई जाती है। ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन चुके हैं, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा, उनको अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से यूपीएससी 2013 के अंदर में, बोल दिया गया कि बताइए कौन सी जो क्रॉप है यहाँ पर वो खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो बोला गया कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर सी हो गया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आंसर आप लोगों के सामने। तो मैच कर लिया ना उसको, जो भी आप लोगों को जहाँ पर भी डाउट लगे, कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छे से चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं कि कौन सी कंट्री है यहाँ पर जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करती है राइस का इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन लास्ट 5 ईयर, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, यानी कि लास्ट 5 ईयर में किसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। अगर बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं राइस के बारे में। क्या है आंसर? है अपनी प्यारी कंट्री, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री को ये लगता है अगर हम लोग राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि 2.5 से 3 जो 1000 लीटर पानी लगता है 1 किलोग्राम राइस को उगाने में। तो ये माना जाता है कि हम लोग राइस नहीं, अपना वाटर हम लोग एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड जो है, देखिए आप लोगों को पता रहना चाहिए यहाँ पर हमारी कंट्री में जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सी जो एजेंसी है वो काम करती है। जो डेटा दिया गया है ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसड है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
फूड एंड एक्सपोर्ट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो काम करती है, इसके द्वारा बताया गया यहाँ पर कि हम लोग लगभग 50 लाख मीट्रिक टन जो है राइस वो एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि टॉपिक को ऐसे तैयार करके चलो यार, उसका निचोड़ निकाल लो ताकि क्वेश्चन भी बने, तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से उसका आंसर आप लोग दे पाओ। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आप लोगों के 2 टॉपिक कवर करा दिए वैसे देखा जाए तो। एक तो यहाँ पर हो गया किसके बारे में, ये हो गया आप लोगों का बेसिकली अभी रिसेंटली जो कमेटी बनाई गई उसके बारे में पूछ लिया जाए आप लोगों से। ठीक है, तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एमएसपी के बारे में देखा। अभी आप लोगों से जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो वैसे तो इसी टॉपिक के अंदर है पर लेकिन एक अलग से टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का, इस तरीके से मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा डिटेल में ताकि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में न रहे। ठीक है, देखो यार चाय तो सब बना रहे हैं पर लेकिन जो चाय मोदी जी ने बनाई है उसका टेस्ट ही शानदार था, पूरे देश को पीने में मजा आ गया, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऐसे ही एक चाय बनाने वाले और आज के डेट में काफ़ी फेमस है, MBA चाय वाले, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो मैंने ये कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है, तो यानी कि जब कुछ डिफरेंट करोगे आप लोग जिंदगी में तो आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वरना क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब तक जिंदगी में आप लोग कुछ कर नहीं लेते हैं तो आप लोगों को ये बोला जाता है कि ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, ढिमकाने का बेटा है, ढिमकाने की बेटी है। पर लेकिन जब आप लोग खुद कर लेते हो तो अपोजिट हो जाता है। अगर आप लोग के फादर या मदर कहीं जाते हैं तो ये बोलते हैं ये उसके मदर फादर है, यानी कि आप लोगों के नाम से आप लोगों के मम्मी पापा जाने जाते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो आप लोग जो है समझो कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहता है तब जब आप लोग कुछ नया करते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ नया खोजा जा रहा है नेचुरल फार्मिंग के नाम पर लेकिन अक्सर जो है नहीं कहते, जब कई बार लोग ऐसा होता है, जब कई बार लोग आंखें बंद कर दूसरों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो भाई साहब उनकी वाट भी लग जाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका की लग गई। क्या हो गया वहाँ पर, नेचुरल फार्मिंग हम लोगों ने इंप्लीमेंट की, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमारे देश में सराहा भी जा रहा है, अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। पर लेकिन सिचुएशन भी तो देखनी चाहिए ना कि हमारा देश कहाँ पर किस तरीके से चल रहा है। श्रीलंका ने उठाकर ऐसा कैसा कॉपी मार दिया। ठीक है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारी खस्ता हालत हो रखी है तो उससे कंडीशन खराब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि अपने भी प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए कि सामने वाला कर रहा है सही है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, पर लेकिन तुम्हारी कंट्री की खस्ता हालत हो रखी है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पहले रिक्वायरमेंट क्या है किसानों की। तो उनको जो चीज़ें देनी थी वो आप लोगों ने दी नहीं, बस हाँ इन्होंने ऐसा किया तो हमने भी ऐसा कर लिया, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ अपने आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अब एग्जामिनर के सामने दुनिया भर की कॉपी आ रखी है। अब आप लोग ये देखो कि आप लोग की कॉपी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि एग्जामिनर का मन करे कि आप लोग की कॉपी चेक करने में मजा आ जाए। बहुत देर से पता नहीं कैसी कैसी कॉपी आ रही थी, भाई साहब ये आई है कॉपी तो इसने लिख रखा है लड़के ने लड़की ने। ठीक है, अब आएगा मार्क्स देने में मजा, वो वाली चीजें होनी चाहिए। तो इसी तरीके से बात करें, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि नेचुरल फार्मिंग को अडेप्ट करो, यानी कि जो मदर अर्थ है वो एक तरीके से नेचुरल है, वो उसकी सोयल हम लोग को मिली हुई है, उसके अंदर एक प्रोडक्टिविटी है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेचर तरीके से काम नहीं करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर अभी जो है इसी चीज़ को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर में यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा नेचुरल फार्मिंग को एड्रेस किया गया वर्चुअल एक तरीके से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इससे क्या रहेगा, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो पंचायत हैं एक तरीके से उनको सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। नेचुरल फार्मिंग को आने वाले टाइम में पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाए, इससे जो एग्रीकल्चर है यानी कि जो खेती है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। और जो आज के डेट में हम लोग इतनी सारी दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ खेतों में डालते हैं, देखो आप लोग एक पैटर्न देखना, खेतों में गेहूं उगाया किसानों ने, ठीक है, उसमें क्या किया, दुनिया भर की दवाई डालनी पड़ती है, उनकी भी गलती नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां लगती है, दिक्कतें होती हैं। तो उसके गेहूं जो आया वो या फिर जो चावल वो निकल कर आए, वो चावल एक तो डायरेक्ट आप लोगों ने खा लिए, दूसरा आप लोग क्या कर रहे हैं वो जानवर को खिला रहे हैं। कई बार वो नहीं एक तरीके से खल वगैरह, बिनोले वगैरह वो सब चीज़ें डालते हैं जानवरों को, एक तरीके गाय भैंस को दूध देने के लिए। फिर उसके ऊपर से अगर दूध देना बंद कर दे तो उसके इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। अब वो इंजेक्शन वाला दूध फिर हम लोग पीते हैं। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से हम लोग क्या खा रहे हैं। और फिर कहीं स्किन की डिजीज हो रही है, कहीं आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं और कोई दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें यहीं से निकल कर आती है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है और सबसे पहले कौन इंसान था जिसने इसको समझा यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये वनडे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। इनका नाम है यहाँ पर मासानोबु फुकुओका, ठीक है।
और ये नाम से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो शिंजो एबे थे यहाँ पर उन्हीं के देश से निकल कर आते हैं, यानी कि जापान से निकल कर आते हैं। तो जापान के फार्मर थे जिनके द्वारा यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस किया गया। ठीक है, द वन स्ट्रो रिवोल्यूशन एक बुक है यहाँ पर उसके फिलोसफर जिनके द्वारा यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस चीज़ को स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया कि केमिकल के बिना भी खेती की जा सकती है। ठीक है, एक तरीके से लाइव स्टॉक के थ्रू, जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा जब गन्ने को छीला जाता है खेतों में तो उसमें से खाद पतवार पत्तियां निकलती हैं, तो उसको खेत में डालकर जला दिए जाते हैं। हालांकि जलाना आज के डेट में एक तरीके से गलत चीज़ें हो जा रहा है, पर लेकिन ये एक तरीके का खाद हो जाता है फिर यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर, तो इसी तरीके से खेती को जैसा है उसी तरीके से रखना, नेचुरल तरीके से लेकर चलना। जैसे कि ट्री के जो लीव्स वगैरह हो गए, वो सब चीज़ें जो रेजिड्यू हो गया उनको एज ए खाद के तौर पर यूज़ करना। सबसे सीधी सीधी बात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पत्ते हुए गाय का भैंस का गोबर हो गया तो उसको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि नेचुरल तरीके से चीज़ें चलें। और इंटरेस्टिंग चीज़ें बता दूं, यूरोपियन कंट्री जो है इन चीज़ों पर फोकस दे रही है आज के डेट में। जहां नेचुरल फार्मिंग की जा रही है वहां से वो खाना खरीद रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग जिस एरिया में वहां पर जो एक्सपोर्ट है वो अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरल फार्मिंग जो है वो प्रमोट करती है बेस्ट। इसलिए यहाँ पर अगर बात करें तो भारतीय प्राकृतिक कृषि मतलब एक तरीके से ऐसी पद्धति जो कि हमारे देश में पुराने टाइम पर फॉलो की जाती थी, तो इसको यहाँ पर BPKP के नाम से जाना गया, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को आगे लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर आज के एक फास्ट ट्रैक दुनिया में नेचुरल फार्मिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक इंसान ऐसा है जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, तो कई सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम भी फेस करते हैं और कई सारे लोग जो है इसको छोड़कर वो यहाँ पर केमिकल फार्मिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है एक टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है। इसी के साथ में उनको ये लगता है यार यहाँ पर अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है, क्योंकि जो रिजल्ट आप लोगों को केमिकल वाला देगा वो नेचुरल नहीं देगा। मतलब ये ऐसे ही है, जो रिजल्ट आप लोगों को एलोपैथी देगी वो आयुर्वेदा नहीं देगी। पर लेकिन आयुर्वेदा जो रियलिटी में जो रिजल्ट देगी वो नेचुरल होगा, क्योंकि वो आप लोगों की बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती है। आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी की गोली ऐसी है, अगर खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब खा लो तो सही करेंगे, वैसे रिएक्शन इनकी आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है जैसी हेलोपैथिक की देखने को मिलती है। यानी कि झट मंगनी पट बिहा वाली बात है, तो वो वाली चीज़ें सही नहीं है। पहले समझ लो एक दूसरे को भाई, उसके बाद में शादी कर लेना, वरना फिर पूरी जिंदगी एक दूसरे से बंधे रहोगे और लगेगा यार गलत जगह दांव लगा दिए, उन्हें गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से सही तो है, पर लेकिन रियलिटी में ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना लोगों को एक तरीके से पेट भर पा रही है। पता चला एग्रीकल्चर जो है वो खेत एक तरीके से उगाए नहीं पा रहे हैं, खेतों में प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और इसकी वजह से रही सही और ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर लोग भूखे मरने लगे। पर लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं, नेचुरल सस्टेनेबिलिटी भी आप लोगों को लेकर चलनी है। यानी कि खेत जो हैं वो ऐसे भी होने चाहिए ताकि वहाँ पर उनके अंदर पता चला जो खा रहे हैं वो जहरी खा रहे हैं हम लोग। तो वही बात है यार, एक दोस्ती इतनी करो कि चिपकने ना लगे। यानी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर भी कि सामने वाले को कम से कम स्पेस दो, ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और भाई साहब उसको जीने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल यह है कि तू कहाँ फ़ोन कर रहा है, कहाँ फ़ोन कर रही है, उसके फ़ोन चेक किए जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है वो चेक किए जा रहे हैं। अब यार दोस्ती के थोड़ा तो ट्रस्ट कर लो ना, तो इतना तो चलता है कम से कम फिर। तो वही बात है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना है यहाँ पर फॉर ऑर्गेनिक, तो इसके बारे में बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका क्या मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आधा पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा देगी, और ये आधा आधा भी होता है, कई बार इसमें रेशो चेंज होता रहता है। कभी 70 सेंटर ने दे दिया, 30 ले लिया, ठीक है, कभी 60 दे दिया तो कभी उससे 40 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहता है। जो यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पर 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो ये याद रखिएगा। जो टारगेट करते हैं लगभग 10,000 ऑफ क्लस्टर इनके द्वारा बोला गया, 2,000 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग कवर करेंगे, एक टाइम इनके द्वारा दिया गया था। यानी कि काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हवा में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक कोटेशन भी है यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग के जो खोज करते हैं उनके द्वारा बोला गया, द अल्टीमेट जो बोला गया, द अल्टीमेट गोल ऑफ द फार्मिंग इज नोट, यानी कि एक तरीके से क्रॉप ग्रो करना नहीं है, तो इज नोट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बट द कल्टिवेशन एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप लोग यहाँ से समझिए कितनी शानदार बात बोली गई है। तो अगर कुछ आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में लिखने के लिए भी यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे पैदा कर दिए। बच्चे पैदा करना ही काम नहीं होता है, उनमें एक संस्कार डालना ताकि वो घर में सबकी इज्जत करें, वो गांव में इज्जत करें, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इज्जत करें, अपने शहर की, अपने स्टेट की और अपने देश की, ठीक है। तो वहाँ से इज्जत निकल कर आएगी तो देश तक आराम से पहुँचेगी। तो यही बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलने हैं। नेचुरल फार्मिंग रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है।
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये वो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम लिए गए ताकि इस चीज को और अच्छे से आगे लेकर चला जा सके। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेचुरल फार्मिंग जो यहाँ पर आप लोगों को जिसके बारे में मैंने बात की, यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है यहाँ पर मासानोबु फुकुआ। ठीक है, हालांकि नाम से यहाँ पर पता चल गया, कंट्री का नाम तो मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इसका नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर कौन से देश से निकल कर ये आते हैं, अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर नाम अगर दिया जाएगा तो फिर जापान देगा, साउथ कोरिया देगा, चाइना देगा, कुछ ऐसे ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस तरीके से भी कई बार पूछे जाते हैं। एक और छोटी सी बात यार, आगे बढ़ने से पहले, कई बार आप लोगों के जब मेल आते हैं तो मुझे कई बार हंसी आ जाती है सुनकर। तो कई बार ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे लेक्चर में मुझे लगता है कि जैसे कि पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, फिर भी कई बार मेरा मन ना भरता नहीं है, तो मैं ना कुछ कुछ चीज़ें ना आप लोगों की पीपीटी में भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है सर ये तो क्लास में पढ़ाए नहीं, तो मैंने कहा पीपीटी में है ना चीज़ें, तो कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लगता है ना। देखो लेक्चर में कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब मैं पढ़ाने बैठूंगा, अब मान लीजिए मैं यही टॉपिक हो गया, इस टॉपिक को 1 घंटे तक पढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर स्कूल में जब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं पूरे लगभग 1.5-2 घंटे तक उसको निपटा के जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ तो एक तरीके से फिर वो लगने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कई सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों की पीपीटी में डाल देता हूँ, और इसीलिए बोलता हूँ मैं स्पेशली कि पीपीटी जरूर डाउनलोड कर लिया करो, तो आप लोगों को उसमें कई सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पर लेकिन क्वेश्चन मत पूछा करो क्यों डाली है, आप लोगों के लिए डाली है यार। ठीक है, अपने लिए तो डाली नहीं थी। ओके, जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंस अगर लिखने के लिए आ जाए आप लोगों के लिए, तो क्या क्या यहाँ पर करता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, इंश्योर करेगा बेटर हेल्थ, रेजिलियंस रहेगा, लाइव स्टॉक को भी सस्टेन करेगा, गाय भैंस खाएंगे तो ठीक रहेगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी करेगा। 5 कंपोनेंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है जीवामृत। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर मल्चिंग। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन, वापसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीज अमृत। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना आप लोग हल्का सा, इसके बारे में अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग करने के तरीके क्या होते हैं, बेसिकली जैसे बात की जा रही है बीज अमृत, तो काऊ का डंग मिलाकर, ठीक है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें एक तरीके से नहीं चीज़ों को मिक्स कर ताकि उसकी चीज़ें बढ़ी रहें, तो एक तरीके नेचुरल तरीके से होता है। पर लेकिन आज के टाइम पर इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो इसलिए फटाफट अपना यूरिया लाए, अपना वो सब चीज़ें और डाली और काम कर दिया, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सब जगह कोई ना कोई दिक्कतें हैं, पर लेकिन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब आदतें आराम से खराब, आराम से लंबे समय तक खराब हुई है, तो आराम से लंबे समय तक उसको सुधारने पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना होगा एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ जो कि ट्रेंड भी कर रही थी यहाँ पर, कि गुजरात के अंदर में एक बहुत बड़ा गोल आकृति का एक कुछ ऑब्जेक्ट मिला है, और कई सारे लोग ये एक्सपेक्ट लगा रहे हैं कि चाइना की साइड से कुछ हमारे देश के अंदर कुछ डाला गया है, कुछ रॉकेट वगैरह कुछ फेंका गया है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर ये बातें निकल कर आई। आखिर इसके पीछे पूरा मुद्दा क्या था वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक एक बात जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी। आखिर ये बातें चली कहाँ से और ये ऑब्जेक्ट क्या है, किसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहे हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि चाइना का एक रॉकेट है, उसकी डिब्री है ये, जो हमारे देश में आगे बढ़ी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट लाए गए हैं हमारे देश में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है इसके बारे में। स्पेस डिब्री इतना बड़ा चैलेंज क्यों बनता हुआ जा रहा है आने वाले टाइम में, तो इसको आप लोग जीएस पेपर 3 जो आप लोगों का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, उसमें आप लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा ही प्यारा सा, जो कि यहाँ से पूछा जा सकता है। तो काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक में डिस्कस करूंगा, तो अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो गुजरात से आते हैं। तो चाइना ने यहाँ पर ये जो आइटम है गुजरात के अंदर ही गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है, चाइना के हाथ में नहीं था। ठीक है, ये बस ऐसे ही कि हाँ बस समझ जाओ ताकि आप लोग कहाँ पर गिरा है। तो गुजरात के अंदर यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेड जो आइटम गिरा है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और इसकी जब स्टडी की गई थोड़ा सा इसके बारे में कुछ आइडिया लगा। ये एक बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट है इस फील्ड में काम करने वाले, जिनका नाम है जोनाथन, इनके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर नजर डाली गई और बोला गया चैंगजेन 3B सीरियल का जो यहाँ पर चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट है, जिसकी यहाँ पर ये डिब्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिब्री क्या होती है? स्पेस डिब्री आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो एक तरीके से इसको स्पेस का कूड़ा आप लोग बोल सकते हैं। स्पेस का कूड़ा, स्पेस का कचरा, स्पेस का मलबा, जो भी शब्द आप लोग यूज करें,
आप लोगों को सुनने में मजा आना चाहिए वो शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर बात करूं 1957 में, तो हमारी प्यारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखा करती थी, पर लेकिन 2005 तक आते आते यहाँ पर ये कुछ ऐसी दिखने लगी, 2018 तक आते आते ऐसी दिखने लगी, और 2030 तक आते आते ये माना जा रहा है कि ऐसी कुछ दिखने लगेगी, यानी कि पृथ्वी जो है वो आप लोगों को दिखनी बंद हो जाएगी। तो आने वाले टाइम पे दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्यों? अगर मैं आप लोगों को बताऊं हमारे कितने सैटेलाइट आज के डेट में स्पेस के अंदर एक्टिव हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, किससे आप लोग पूछ भी सकते हैं, जनरल नॉलेज में आप लोगों से भी कोई पूछ सकता है। तो लगभग 50 के करीब ऐसे सैटेलाइट हैं जो हमारे एक्टिव हैं आज की डेट में स्पेस के अंदर में, ठीक है। यानी कि हमारा देश है, हमारा प्यारा देश है, कंट्री हमारा भारत, उसके टोटल सैटेलाइट मिला के लगभग 50 के करीब है जो एक्टिव है, और इन्हीं से आप लोगों को डिफेंस, कम्युनिकेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो भी आवागमन हो रहा है, ये उबर, ओला, जो भी ऐप वगैरह आप लोग यूज कर रहे हैं, जोमेटो वगैरह, ये सारी चीजें कहीं जाने के लिए आप लोग जो गाड़ी के अंदर में, अपनी बाइक के अंदर में जब आप लोग बेसिकली उसके ऊपर बैठते हो तो आप लोग उसके ऊपर रास्ता लगा देते हो कि कहाँ हम लोग को जाना है। तो हमारी कंट्री में भी हम लोग काफी सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो ये डिफेंस के पर्पज से भी यूज किया जाते हैं। तो सारा काम, सारा खेल, सारा गेम जो होता है वो सैटेलाइट्स का होता है, और ये सैटेलाइट है एक तरीके से जो पृथ्वी के चारों ओर दिख रहे हैं। हमारे देश के 50 सैटेलाइट है, पर लेकिन इलोन मस्क जो है, अकेला इंसान, पगला गया है वो इंसान, वो ये बोल रहा है कि आने वाले टाइम में मैं अकेला जो हूं लगभग 3000 के करीब यहाँ पर ये इस तरीके से सैटेलाइट छोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार कंट्रोवर्सी भी बन जाती है इन सब चीजों के ऊपर कि भाई साहब छोड़ तो रहे हो, पर लेकिन ये जो मलबा यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहा है उसका क्या करोगे, ये तो बता देते मेरे दोस्त। तो ये पूछे तो फिर वो उसके बारे में जो है अभी आगे इलाज भी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी लगता है ना जिंदगी में कोई आप लोग स्टेप उठाने वाले हैं, तो उसकी आप लोगों को आगे तक की चीजें सोच लेनी चाहिए कि ये चीजें गलत भी हो सकती हैं और कितना फायदा हो सकता है। तो उसके उन्हें कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए। उसके लिए रीजन क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने मास्क दबाकर यूज किए, अभी मास्क जो है इतनी बड़ी दिक्कत बन गए कि वो एक तरीके से देखने लगे कि यार आने वाले टाइम में ये एक अलग से दिक्कत निकल कर आ रही है, इसको कैसे टैकल करना है। तो हम लोगों ने उनको सीमेंट में यूज करना स्टार्ट कर दिया मास्क को, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखा गया, बायोडिग्रेडेबल मास्क बनाने की भी कई सारी यहाँ पर बातें की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोगों ने समस्या के साथ में ही सॉल्यूशन को भी थोड़ा सा फोकस देना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन अगर देर हो जाए तो फिर पॉलिथीन वाला काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो पॉलिथीन का खूब प्रचार किया गया दबाकर, पर लेकिन बाद में पता चला यही पॉलिथीन जो है वो हमारी जो बेसिकली जिनको आंखों का तारा बोलते थे वो आंखों का नासूर बन गया, ठीक है। तो वो आप लोगों को बेसिकली चीजें देखने को मिलेगी। तो जरूरी है कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी चीजें सोच ली जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर ये महाशय हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई, तो कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बातें बता दूं, इसको आप लोग कंपेयर करके समझ सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि मैप में अगर आप लोग कोई लोकेशन देखनी है तो उसको अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर लिया करो। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी लोकेशन देखनी है, फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि आप लोग उसको याद रख पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि रेफरेंस के तौर पर अगर कोई चीजें आप लोग दिमाग में रखते हो तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाते हो। तो हमेशा चीजों को रेफरेंस के तौर पर लेकर चला करो। तो चैंग जो यहाँ पर बेसिकली चैंगजियांग 3B जो यहाँ पर जिसको कॉमनली CZ-3B बोलते हैं चाइना के अंदर, ये एक ऑर्बिटल सैटेलाइट था, सैटेलाइट व्हीकल था, जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में GSLV जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और PSLV जो यहाँ पर इनके इक्विवेलेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो डिब्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर जो मलबा देखने को मिल रहा है, ये इसका बेसिकली मलबा यहाँ पर बोला जा रहा है जो कि हमारे देश में आकर यहाँ पर गिरा है। तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर बोला गया है जो कि इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली री एंटर किया अर्थ के ऑर्बिट में। तो इसके चलते यहाँ पर ये बातें निकल कर आई। और इसकी जो थर्ड स्टेज है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है। इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखेगा कि ये गुजरात में जाकर गिरा है, ठीक है। तो राज्य का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी और भी स्टडी की जाएगी तो पता चलेगा यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है। पर लेकिन यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है यार, ये तो बता दी होती क्या स्पेस डिब्री, बोलो कि यार समझाता हूँ, एक एक पॉइंट तेरे क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, इसके बाद में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, तब देखो टॉपिक पढ़ने में कितना मजा आता है। अगर बात की जाए यहाँ पर स्पेस डिब्री के बारे में, तो डिब्री जैसे कि मलबा, कचरा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बोल दी। तो यहाँ पर ये किस किस चीज का हो सकता है, कम्युनिकेशन, ट्रांस, वेदर, या फिर जो क्लाइमेट को मॉनिटर करने वाले जो भी यहाँ पर सैटेलाइट्स हैं, ये बेसिकली वो हम लोग जो स्पेस में भेजते हैं उनसे निकला हुआ कोई भी पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। या फिर आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा एक सैटेलाइट हम लोगों ने स्पेस में भेजा, उम्र कितनी थी उसकी, उम्र थी भाई साहब 8 साल, उम्र थी उसकी 10 साल, उम्र थी उसकी 12 साल, उम्र थी उसकी 15 साल। पर लेकिन सैटेलाइट हम लोग कब से भेजते आ रहे हैं, तो कई सालों से भेजते हुए आ रहे हैं। तो वो वहां पर कचरा बनकर फिर स्पेस में घूमने लग जाते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर क्या होगा आप लोग खुद सोचिए,
हम लोगों ने यहाँ पर 50 सैटेलाइट भेज रखे हैं। इलोन मस्क कह रहा है 3000 भेजूंगा, और भी कई सारी कंट्री दुनिया भर के सैटेलाइट भेज रही है, चाइना दबाकर सैटेलाइट भेज रही है, सब अपने अपने बेसिकली सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जब ये सैटेलाइट हो जाएंगे तो एक इंसान का सैटेलाइट दूसरे इंसान के सैटेलाइट से टकराने का चांसेस रह सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही भीड़ भड़ाका वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट में जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को ट्रैफिक देखने को मिलता है, वो नहीं आगे एक दूसरे के सामने आगे खड़े हो गए कि अब निकल के दिखा, देखो तो जानू तो कितना बड़ा ड्राइवर है। तो यही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक दूसरे के सैटेलाइट से टकरा रहे हैं और इसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होता भी आप लोगों को नजर आ सकता है। और इसकी वजह से जो पृथ्वी के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो अलग से। कल को पता चला इस तरीके से घेर लिया पृथ्वी के ऊपर जो है बादल की जगह सैटेलाइट मंडरा रहे हैं और सूरज की रोशनी को भी आने में यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसकी वजह से अब आगे यहाँ पर ये पड़ गया इंडिया के अंदर में आके, पता चला कल को पता नहीं किस किस देश में आकर इस तरह टुकड़े गिर रहे हैं यहाँ पर। और चलो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर उन्हें कहते हैं खुदा ना खास्ता चलो किसी की जान नहीं गई, पता चला किसी के घर में गिर जाता, किसी के सर पे गिर जाता तो इंसान आधा जमीन में धंस जाता भाई। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि गलत ऐसी जगह गिरा जहां पर इसकी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें कि आने वाले टाइम में इनसे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसी के चलते पहले ही हम लोग यहाँ पर अपना प्लान कर सकें चीजों को, ठीक है। रियल अमाउंट में अगर बात करें, बिटवीन अगर बात करें यहाँ पर आज के डेट में जो स्पेस डेब्री है, ये आप लोग एक अंदाजा लगाना। स्पेस डेब्री का मतलब जो भी वहां पर सामान पड़े हुए हैं आज के डेट में स्पेस में वो घूम रहे हैं। और रीजन ये है क्योंकि वो जमीन पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है बेसिकली पृथ्वी का, उसके बाहर वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 5 लाख से लेके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, यानी कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक का आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के चलते एक ये खतरनाक चीज है, आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने बाइक चलाई होगी, कितना चलाते हैं, ठीक है भाई साहब, 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 100 की चल रही है, चलो 120 चल गई। इनकी स्पीड देखो ये कितनी स्पीड से घूमते हैं यहाँ पर जब स्पेस में अगर बात करते हैं 17,500 मीटर पर आवर, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और ये इनकी स्पीड और भी ज्यादा हो जाती है कई बार। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा बेसिकली 28,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मतलब एक अच्छी खासी स्पीड है, रटना नहीं है पर, लेकिन हाँ ये कि इनकी ह्यूज स्पीड आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर ये किसी भी चीज से टकरा जाए, अगर सैटेलाइट से टकरा जाए तो भाई साहब सैटेलाइट जो है वो मम्मी करता करता भागे वहां से, उसको मुंह लगाना पड़े, उसकी जोड़ों में और कमर में दर्द हो जाए, यानी कि सैटेलाइट के अंजर पंजर हिल जाए। वो जो अपना काम कर रहा है उसको छोड़ के वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, मेरी तो कमर तोड़ दी, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। तो हो गया किसी भी कंट्री का लाखों का नुकसान। और सोचो कि वो कोई कंट्री ऐसी हो भूटान नेपाल टाइप की, जिसने ले दे के किसी की हेल्प से बेचारा वो सैटेलाइट लॉन्च किया था, उनको तो लग गया चपट। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जरूरी है यार इनके बारे में बात की जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। इसीलिए इन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और ये चीजें मैटर भी करने लगी हैं। क्यों मैटर करने लगी है? इसलिए मैटर करने लगी है, कल को दिक्कत देखने को मिल सकती है। कोई डेड सैटेलाइट यहाँ पर पड़ा हुआ, मरा हुआ सैटेलाइट, ठीक है, कोई रॉकेट आप लोगों ने भेजा, उसका बचा कुचा पार्ट वहां पर बच गया, टूटे फूटे जो यहाँ पर सामान घूम रहे हैं वहां पर। या फिर आप लोग बात करें एंटी सैटेलाइट वेपन भी यूज करने की बात की जाती है, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की बात की जाती है ना कई बार, कि हाँ तुम्हारा सैटेलाइट उड़ा देंगे, वो वाली चीजें, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोगों ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कुछ शब्द मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये अपनी प्यारी पृथ्वी होगी, यहाँ पर इसका जो सबसे पड़ोसी यहाँ पर ऑर्बिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि यहाँ पर पृथ्वी से 100 से लेके ये लगभग 1,500 किलोमीटर या 2,000 या फिर 2,500 तक भी पहुंच जाता है कई बार, इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो मीडियम वाला है यहाँ पर, इसमें आप लोगों को 5 से लेकर 10,000 तक की रेंज देखने को मिलती है। जियो स्टेशनरी जो है यहाँ पर, ये लगभग 36,000 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। और हाईली इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है, ये लगभग आप लोगों को फिर इसके बाहर वाला पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो सारा मैक्सिमम जो यहाँ पर जो अर्थ को ऑब्जर्व करने वाले जो सैटेलाइट हैं, ये बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अर्थ को ऑब्जर्व कौन करेगा। अब मैं आप लोगों को बोल दूं, इस इंसान के ऊपर नजर रखनी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंसान है, इसके ऊपर नजर रखनी है। तो नजर कैसे रख पाओगे? जब उसको देखोगे तभी तो नजर रख पाओगे। आंख बंद करके फिर आप लोग उसको नहीं देखो तो नजर रख पाओगे? ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो सैटेलाइट जो है नजर रख पाएगा जो अर्थ के सबसे पास में होगा। और वो काम कौन करता है? वो करता है बेसिकली LEO, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो ये इसलिए यहां पर जरूरी हो जाता है कि मैक्सिमम जो सैटेलाइट है यहाँ पर, ये इस कैटेगरी के आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। इसरो के द्वारा लगभग 4,382 ऐसे इवेंट है लियो के अंदर में, और 3,148 के करीब इवेंट जो थी जियो स्टेशनरी एरिया में,
जिसके ऊपर यहाँ पर हम लोग देखकर चल रहे हैं, इनको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये कल को आके दिक्कत क्रिएट ना करें, तो उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे फ्रेगमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग सैटेलाइट से। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है फिंगयुआन आइस, ये 1C सैटेलाइट जो है यहाँ पर, देखिए चाइना का माल ना मतलब स्पेस में जाके भी दिक्कत क्रिएट करता है। धरती पे तो आप लोगों ने सुना है कि चाइना का माल है ज्यादा नहीं चलेगा, भाई साहब स्पेस में भी जाके बदतमीजी काट रहा है। तो चाइना का माल जो है इसीलिए कहते हैं चाइना से बचो। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोलिजन के केसेस पहले भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिले, तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर फिर वो डेबरी घूमने लगती है, मलबा घूमने लगते हैं। अभी अगर बात करें 84 के करीब यहाँ पर जो यहाँ पर बात की जा रही है, लगभग जो ऑब्जर्व किया गया 84 के करीब क्लोज अप्रोच किए गए लेस देन 1 किलोमीटर से कि यहाँ पर क्या की दिक्कत चल रही है। ठीक है, बिटवीन स्टारलिंक सैटेलाइट और इंडियन एसिड्स। देखिए क्या होता है, हर एक देश ना अपने अपने सैटेलाइट पर नजर रखे हुए हैं। अगर उसके पास में आगे कोई सैटेलाइट अगर टकराने वाला है तो हमारे पास में थोड़ी बहुत कमांड भी होती है, उनको ऊपर नीचे करना थोड़ा बहुत, वो एक तरीके से, तो ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती है। तो यानी कि ये चीजें कंट्रोल भी की जाती है। तो कई बार ये अनकंट्रोल हो जाए तो फिर तो कहानी खराब होगी, भाई साहब कर लो, वो तो ठोकेगा ही ठेकेगा। उन्हें मिल्खा सिंह वाला वो प्लेन में बैठ रहता है, वही पायलट यहाँ आ गया, वो अब ठोकेगा ये। ठीक है, तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अनकंट्रोल हो गया तो ठोकेगा ही ठोकेगा, पर लेकिन जब तक चीजें कंट्रोल में है तब तक बेटर है, तो उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। जब यहाँ पर कोई ऐसी चीजें बन जाए तो फिर उसके ऊपर काम करना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, काम करना जरूरी कर दिया गया है कि यहाँ पर इसको कैसे हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो किसी चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नासा का स्पेस डेब्री सेंसर जो है वो बेसिकली यहाँ पर देख रहा है एक तरीके से चीजों को कैसे यहाँ पर चीजें लेकर चला जाए, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो नासा का स्पेस डेब्री सेंसर जो ऑर्बिटर है यहाँ पर द अर्थ ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो चीजों को देख रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर यूरोपियन जो कोलंबस मॉड्यूल, ये यहाँ पर 2017 में बेसिकली निकाल कर लाया इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जो कि डिटेक्ट करता है मिलीमीटर तक साइज की भी डिब्री, छोटी से छोटी डिब्री। ठीक है, फिर उसके बाद में चेक करता है कि इसकी साइज कितना है, इसकी बेसिकली डेंसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, किस तरीके से घूम रहा है यहाँ पर, तो सारी चीजें चेक करते हैं। उसी के बेस पर तो फिर टैकल कर पाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है सामने वाले दुश्मन को खत्म करना है, तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका काम करने का तरीका क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से अपने चीजों को करते हैं, फिर उसकी कमियां देखो। ठीक है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो कहने का मतलब ये है कि या तो अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई कर दो कि सामने वाला टिक ही ना पाए आपके सामने, ठीक है, जब कोई बदतमीजी काटता है, या फिर यहाँ पर सामने वाले की कमजोरी देखना स्टार्ट कर दो। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, ठीक है, 100% कोई भी महान नहीं होता है, किसी के अंदर ढूंढ लो, होते हैं भगवान में भी लोग कमियां ढूंढ लेते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर करनी पड़ेगी ताकि चीजों को, अपनी चीजों को सेव किया जा सके, और इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी चीजों के लिए आप लोगों को मरते दम तक लड़ाई करनी पड़ जाए तो लड़ते रहना चाहिए, ठीक है, जहां पर आप लोग सही हो। तो इस तरीके की चीजें देखनी है। एक है यहाँ पर रिमूव डेब्रीज। रिमूव डेब्रीज जो सैटेलाइट है यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीका रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, और डिब्री को रिमूव करने का काम करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। यानी कि अलग अलग कंट्री जो है इन चीजों के ऊपर काम कर रही है, कैसे इन चीजों को यहाँ पर लेकर चलना है ताकि सिचुएशन को खराब होने से रोका जा सके। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं। आप लोग ये पूछने लगोगे भाई हमारा भी है क्या कोई यार, ऐसा बता दो। जी हाँ बिल्कुल है यार, ये रहा नेत्र तो है, हमारी आंखें बेसिकली गड़ाकर हम लोग बैठे हैं। नेत्र मतलब आप लोगों ने सुना होगा नेत्र, कितने सुंदर नेत्र हैं, ठीक है, और लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के के भी होते हैं, ठीक है, यानी कि हर टाइम सारी चीजें सुंदर देखते हो आप, बस लड़की के बारे में बात की जा रही है। कई सारे बच्चों की आप लोग देखोगे, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, उनकी आंखें कितनी प्यारी लगती हैं। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, इसलिए थोड़ी सी सोच जो है उसको अच्छे दायरे में रखा करो, ठीक है। मतलब गाने सारे ऐसे बना रखे हैं कि देख के इंसान पहले सोचने लगे अच्छा ये चल रहा है, तो ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। तो नेत्रा प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि भाई साहब ये बता दो किसका प्रोजेक्ट है। अरे हमारा है, किसका होता, हमारा है ना ये, तो किसने किया, इसरो ने किया लॉन्च। फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, तो एनालिसिस भी कर रहा है और ट्रैकिंग भी कर रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, इसरो का, जिसके तहत यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसरो यहाँ पर बेसिकली अपना काम लेकर चल रही है। इसके चलते यहाँ पर हम लोग पूरा फोकस दिए हुए हैं कि कोई भी हाथ से बचना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसी हरकतें करे तो तुरंत उसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो स्पेस के ऊपर पूरा काम किया जा रहा है, और जियो स्टेशनरी एरिया में यहाँ पर ये काफी अच्छे से चीजों को लेकर चले हैं। जो भी डेब्री है या फिर एंटी सैटेलाइट जो भी चीजें हैं उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और यहाँ पर एक तरीके से ये 10 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 1500 किलोमीटर रेंज तक की चीजों को यहाँ पर ये नजर रख पा रहे हैं। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट हमारे देश का ऑलरेडी है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये जो कि आप लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये स्ट्रो का हो गया, ये जियो हो गया, ठीक है, यानी कि GEO यानी कि जियो सिंक्रोनस वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके चीजों को देखेगा अच्छे से, और डेटा को प्रोसेसिंग भी करेगा, समझेगा भी इसके बारे में क्या क्या दिक्कत है, उसका सोल्यूशन निकालने की भी सोचेगा। तो ये लिखने के लिए अगर कल को कुछ आ जाए तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए थोड़ा मटेरियल दे दिया है।
ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। इसको बोलते हैं E.D ऑर्बिट। डी ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट में से हटाना, ठीक है, तो यानी कि स्पेस में से हटाना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा प्लान किया गया इस प्रोजेक्ट को 2025 में, ताकि स्पेस को क्लीन किया जा सके। इसी के साथ में और भी काफी सारे पावरफुल प्रोजेक्ट यहां पर चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति, आप लोगों को याद होगा, दोनों ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मिशन शक्ति जो है यहाँ पर ये ज्वाइंट वेंचर था डिफेंस का और इसरो का, ठीक है। डिफेंस यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, और इसी के साथ में इसरो का मिला के यहाँ पर काम किया गया। एंटी सैटेलाइट जो वेपन होते हैं जो कि लॉन्च किए जाते हैं यहाँ पर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके चलते यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया था बेसिकली उड़ीसा से, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री का था। कल को कोई हमारे सैटेलाइट पर अटैक करने लगे तो वैसा हम थोड़ी ना छोड़ेंगे उसका, हम भी उसके को पटक पटक के मारेंगे, तो हम भी तैयार हैं पूरे। तो इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। आप लोग बोलेंगे बदतमीज है कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने, सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने का फायदा क्या है? सोचो आज के दिन में हमारे लिए कोई मिलिट्री पर्पज के लिए हम लोगों ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो हमारी कंट्री में मिलिट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, और यहाँ पर उसी सैटेलाइट पर किसी ने अटैक कर दिया, तो हमारी जो मिलिट्री है वो तो बेसिकली एक तरीके से निहत्ती हो जाएगी इस पर्टिकुलर पर्पज की वजह से। जो उसके टारगेट थे उसको अचीव ही नहीं कर पाएगी, तो सामने वाला फायदा उठाकर ले जाएगा। तो जरूरी है इस तरीके की चीजों के ऊपर काम करना अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। बाकी एक स्लाइड है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर डाली गई है, ये हमारी कंट्री में कौन कौन से लॉन्च व्हीकल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर SLV है, जैसे स्टडी लेवल वीर, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसी के साथ में यहाँ पर आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको PSLV बोलते हैं, और जियो सिंक्रोनस जो है अभी यहाँ पर ये आप लोगों का मार्क 1 और मार्क 2 और अब मार्क 3 भी आ गया, इसको हम लोग बाहुबली बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ बातें याद रख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आप लोगों को देखने को मिले PSLV और GSLV के अंदर में, कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ स्टेज जो होती हैं बेसिकली फ्यूल वगैरह की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। वेट में काफी हाई देखने को मिलेगा। लॉन्चिंग टाइम इनका आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। किलोग्राम में वेट ये काफी ज्यादा ले जा सकता है, और डिस्टेंस भी काफी ज्यादा तय कर सकता है इसके कंपेयर में। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बारे में कईयों बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोई भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट होगा तो फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मैं अच्छे मन से पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अच्छे मन से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर घर वाले आपको डांट पिलाएंगे, और फिर आप लोगों की जिंदगी और करियर भी बेसिकली दांव पे लग जाएगी। देखो कितनी गड़बड़ी होती है एक छोटी सी बदतमीजी से, ठीक है। तो इसलिए अच्छे सुना करो, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही रिदम बन गया। पढ़ लो यार, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में कर लेना जो करना है, ठीक है। बात की जा रही है इंडिया का एंटी सैटेलाइट जो बेसिकली ASAT मिसाइल है, वो किस किस का ज्वाइंट वेंचर था। DRDO के साथ में किसके बेसिकली भाईचारा किसने निभाया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसरो, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नीति आयोग, या फिर नासा। तो नासा तो भाई साहब नशा करके बैठा हुआ था, ये थोड़ा ना हमारा साथ देगा, तो हमारा इसरो ही है जो हमारा साथ देके गया वहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एंटी सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला यहाँ पर मिसाइल लॉन्च किया गया था, ताकि कल को कोई हमारा सैटेलाइट अगर तोड़े फोड़े तो सामने वाला का हम भी तोड़े फोड़े, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई हमके ऊपर अटैक करे तो हम भी उसका ना छोड़े, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ये हम लोग बातें करेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और फोकस तो वैसे आसाम पे किया गया, पर मैं लेकिन आप लोगों को पूरा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर कवर कराता हुआ चलूंगा, ताकि सारे जो डाउट है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। इस तरीके से मैं आर्टिकल कवर करूंगा। अगर यहाँ पर दिक्कतें देखने को आप लोगों को मिलने लगेंगी तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिलेशन रहता है आसियान ग्रुप के साथ में, जो हमारा रिलेशन रहता है यहाँ पर बेसिकली अगर जाएंगे आप लोग बे ऑफ बंगाल के अंदर में, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की इंडिया के लिए। तो ये कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को सुनकर काफी अच्छा लगेगा, और ये इससे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, जैसा मैंने अभी बताया EPFO के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। सबसे पहले बात करें तो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट को आप लोग देखोगे तो इतनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर ये, कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पर आसियान कंट्री के साथ में, जिसमें टोटल मिलाकर 10 मेंबर हैं, उसमें म्यांमार भी एक मेंबर है, तो सारी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे हो पाएंगे। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे यहाँ पर आगे चलकर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लिंक रहता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। हम लोगों ने एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसको बोलते थे हम लोग लुक ईस्ट। लुक ईस्ट का मतलब क्या था कि हम लोग को ईस्ट की साइड में देखना है, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, और ये हमारा ईस्टर्न रीजन हो गया, तो ईस्ट की साइड में हम लोग को देखना है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे वेस्ट, तो यहाँ पर वेस्ट की साइड में देखेंगे तो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हो गई, यानी कि पहले देखो, फिर हो गया लुक ईस्ट को यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको एक्ट ईस्ट कर दिया। अब क्या मतलब है कि एक्ट करो, यानी कि काम करो, भतेरा देख लिया, ठीक है, यानी कि बहुत देख लिया, आप थोड़ा काम भी कर लो यार, देख देख के थके नहीं क्या अभी, तो फिर आप लोग को ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी
बनती हुई यहाँ पर नजर आ जाती है। तो लुक ईस्ट को यहाँ पर एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मुद्दा देखने को मिला। तो ये यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है और इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग जब कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा चलता है। इस रीजन के लोगों के लिए यहाँ पर ये फायदेमंद भी रहता है ग्राउंड लेवल पर। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज है यहाँ पर लगभग 34% कंट्री के आप लोगों को पानी जो है यहां से निकल कर आएगा और 40% जो हाइड्रल जो यहां पर पोटेंशियल है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये रीजन है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाता है, याद रखना। सिक्किम जो है यहां पर इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक राज्य है, स्टेट भी आप लोगों को यहां से देखने को मिला। टूरिज्म के पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं आप लोगों से। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे आसाम के अंदर। फेमस किस लिए है, वो है वन हॉर्न राइनोस के लिए, ठीक है। इसी के साथ में मानस नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, नामेरी हो गया, ओरेंग हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर दिब्रू सिको हो गया। ये आसाम के अंदर आप लोगों को सारे देखने को मिलेंगे और मैच करने के लिए भी आ जाते हैं स्टेट पीसेस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। नाम धप्पा ये पूछा गया था एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो नाम धप्पा ये आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कैबुल लैमजो ये आप लोगों को मणिपुर में देखने को मिलेगा और कंचनजुंगा ये सिक्किम के अंदर में है। और ये एक चीज के लिए और फेमस है, आप लोगों को पता है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया मैंने कई बार। तो आप लोगों को ये बताना है जैसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया कंचनजुंगा नेशनल पार्क को, और एक लोती कैटेगरी में इस कैटेगरी में एक लोती ये साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बताइएगा इसके बारे में, फिर कल आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को बता ही दूंगा। कल्चर के लिए यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। खासकर अगर ये रीजन देखा जाए, हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, इसको कैंसिल भी किया गया, ये सेलिब्रेट नहीं किया गया। जब यहाँ पर जो हमारी कंट्री की जो आर्मी है उनसे जो गलती हुई उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे लोग ही जान गए, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में था। इसी के साथ में पान लिसोबोल ये यहाँ पर आप लोगों को सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे आप लोग यहाँ पर एक तरीके से फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अलग अलग एरिया में यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर। एक तो भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हमारी कंट्री का जो नॉर्दर्न वाला रीजन है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके साथ में कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ पर 5300 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये मैंने कई बार अभी रिसेंटली डिस्कस किया आप लोगों से, जो हमारी करंट अफेयर वाली वीडियो आती है 8:30 बजे शाम को, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि रीजनल जो हमारी कंट्री में आज के में जो उड़े देश का आम नागरिक, तो रीजनल कनेक्टिविटी की जो यहाँ पर स्कीम है, उड़े देश का नाम नागरिक इनको उड़ान की जो स्कीम है यहाँ पर, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात की जा रही थी ताकि अफोर्डेबल यानी कि सस्ती सर्विस यहाँ पर मिल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके लिए भी था यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कई सारे, जैसे कालादान के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। कालादान यहाँ पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। यहाँ पर कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ये आप लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिला, जिसका एम था कि नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पर कोलकाता के साथ में कनेक्ट किया जा सके। कहां से, सितवे पोर्ट के थ्रू। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि म्यांमार के अंदर इतनी सारी उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, हम लोग बोल क्यों नहीं रहे, क्यों? क्योंकि सॉरी सॉरी यार, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि म्यांमार के अंदर यहां पर सितवे पोर्ट है। इस सितवे पोर्ट का यूज करते हैं हम लोग अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ में कनेक्ट करने के लिए और कोलकाता के साथ में। कल को चलकर यहां पर चाइना, जैसे यहां पर भूटान में बैठा होता है चुम्बे वैली के पास में, अगर यहां पर कल को चल के चाइना ने कुछ हरकतें कर दी और हमारा कनेक्शन जो है वो लैंड वाला रूट यहां पर तोड़ दिया, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पानी से चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग बांग्लादेश के अंदर से कई सारे जो पुराने रेल लिंक थे, जब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उनको फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश के साथ में हमारे इतने अच्छे रिलेशन बनाकर हम लोग को रखने पड़ते हैं, क्योंकि कल को चलकर अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बांग्लादेश भी अगर यहाँ पर पाकिस्तान जैसी हरकतें अगर करने लगा तो फिर हमारी कनेक्टिविटी और ज्यादा दिक्कतें पड़ जाएगी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के साथ में। और इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि पता चला कल को बांग्लादेश भी हरकतें कर दे, चाइना ने हरकतें कर दी, बांग्लादेश ने हरकतें कर दी, तो हम लोग एक और रास्ता बना रहे हैं। तो ये एक और रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा सितवे पोर्ट म्यांमार के थ्रू। इसीलिए म्यांमार के अंदर इतनी सारी हरकतें चलने के साथ साथ भी हम लोगों ने कभी भी म्यांमार के खिलाफ जो है वो आवाज नहीं उठाई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर क्या इशू रहते हैं यहाँ पर, इंडिया जो है वो क्यों यहाँ पर म्यांमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो अब आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या निकलकर यहाँ पर आता है, ठीक है। आगे चले, यहाँ पर जो रूट है यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं BCIM, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए कई बार। इसको बोलते हैं आप क्या हो गया
इसको बोलते हैं यहाँ पर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार। तो ये यहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है कोलकाता को यहाँ पर कनमिंग के साथ में। तो ये कहां पर है, ये चाइना है, ठीक है। तो हमारा कोलकाता जो है वो कमीने लोगों के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि चाइना के साथ में, ठीक है। मतलब कनमिंग कमीने याद रखना, ठीक है। तो कुनमिंग करके, कमीने करके, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, एग्जाम में याद आना चाहिए, भूल मत जाना, ठीक है। नहीं कहते बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना था, तो ये बचपन का क्वेश्चन है, इसको भूल मत जाना। तो यहाँ पर मांडले जो है ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, ये है म्यांमार के अंदर में। और यहां से तो ढाका भी आप लोग याद रख लीजिएगा वैसे, जो कि बांग्लादेश से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से कोलकाता से एक ये प्रोजेक्ट हो गया, कोलकाता से दूसरा ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक प्रोजेक्ट मैंने सागरमाला परियोजना के बारे में बता दिया। तो ये सारी कनेक्टिविटी हम लोग नॉर्थ ईस्ट को आगे लेकर चलने की बात पर यहां पर करते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसके लिए विजन 22 हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पर, कि कैसे डेवलपमेंट करना है नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए। तो डिफरेंट उसके लिए मिनिस्ट्री भी यहाँ पर लाई गई हमारे द्वारा, डोनर मिनिस्ट्री, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये 2004 ये स्टैब्लिश की गई थी 2001 में, और फिर इसको एलिवेट किया गया फुल मिनिस्ट्री के तौर पर बेसिकली 2004 में, जब एक नई मिनिस्ट्री बन गई। अच्छा हाँ भाई साहब, एक पूरी मिनिस्ट्री होनी चाहिए इस रीजन को देखने के लिए, ताकि ढंग से इस रीजन को लेकर चल सके। इसी के साथ में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी हम लोग इनहेंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, याद रखिएगा आर्टिकल 244 के तहत जब आप लोग बात करते हैं तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी खुद को उनको अधिकार दे रखे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कई सारे एरिया को, कि अपने लोकल डिसीजन आप लोग अपने आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए। छठा शेड्यूल है हमारे संविधान के अंदर में, जो कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को अलग से यहाँ पर ट्राइबल एरिया को अपने हिसाब से उनको लेकर चले, उसके लिए अधिकार देते हैं। क्यों? क्योंकि 73rd जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे द्वारा किया गया था, संविधान में संशोधन करके यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को, वो यहाँ पर उस लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, आदिवासी लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उसके चलते ये चीजें देखने को मिलती हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, जहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है यहाँ पर इस तरीके से, वहां पर पार्लियामेंट या फिर स्टेट की पावर खत्म हो जाती है, वहां पर या तो गवर्नर की पावर चलती है और या फिर प्रेसिडेंट की पावर चलती है। इनके हिसाब से यहाँ पर काम आप लोग को देखने को मिलेगा। और छठा शेड्यूल मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर बारदोली कमेटी जो आप लोगों को कभी नहीं भूलनी है, ये इसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इसको आप लोगों को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ट्राइबल कम्युनिटी, उनकी खुद की कल्चर होती है, तो उनकी कल्चर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये भी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप लोगों को इसको लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दूंगा इन सब चीजों के बारे में जो भी पढ़ाता हूं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग जरूर कर लेना। और जो 3 काम आप लोगों को बोल रखे हैं वो भूला मत करो, वो आप लोग अच्छे से उसका अटेम्प्ट उसको करो जरूर। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर, अगर कोई भी आप लोग आज के डेट में जिस तरीके से रेगुलर आप लोग से आप लोगों को बोलता हूं ना कि आप लोग कोई ना कोई कमेंट लिखे, तो कई सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर जो भी रेगुलर यहाँ पर आंसर दे रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो यार ये चीजें ना आप लोगों को पब्लिकली लिखना, पब्लिकली बोलना, ये सारी चीजें सबके बस की बात नहीं होती है। तो अगर आप लोग पब्लिकली लिख रहे हैं कुछ आकर, तो स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है लिखने के लिए, पर लेकिन कमेंट बॉक्स इसीलिए है ताकि वो हेजिटेशन आप लोग खोल सको, और कहीं भी आप लोग कुछ लिखने के लिए बोला जाए तो आप लोग वहां पर लिख सको। तो अपने आप को बांधो मत किसी भी चीज में, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो, अपने अंदर की पावर को पहचानो और उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है। बाकी रसिया जो है वो हमारा लंगोटिया यार बना हुआ है, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रसिया हमारा साथ दे रहा है और हम लोग रसिया का, तो ऐसा लगता है कि मेले में बिछड़े हुए 2 दोस्त मिल गए हैं फिर से, ठीक है। अभी यहाँ पर रसिया के द्वारा क्या किया गया है, रसिया की जो रसियन फेडरल सिक्योरिटी जो सर्विस है, जिसको FSB बोलते हैं, जैसे हमारी कंट्री में आप लोग CBI बोल सकते हैं, IB बोल सकते हैं, ऐसे ही रसिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके द्वारा अभी आइडेंटिफाई किया गया है इस्लामिक स्टेट का जो टेररिस्ट है यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर। ये क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर केस देखने को मिला जो कि बहुत वायरल हुआ, नुपुर शर्मा वाला केस, जिसमें बीजेपी के द्वारा उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर जो मीडिया के जो हेड थे नवीन कुमार जिंदल, उसके चलते में यहाँ पर चीज देखने को मिली। तो उनके द्वारा जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजन के ऊपर जो कमेंट किया गया, उसको लेकर कई सारे ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसको लेकर सदमे में है, ठीक है। तो उसको लेकर वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कल को चलकर ये जो इशू यहाँ पर है, उसके चलते यहाँ पर एक तरीके से पूरा रिलीजन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो इसके चलते इनके द्वारा उसको सबक सिखाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बार बार एक तरीके से देश को टारगेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, याद रखिएगा, जो ISI है इस्लामिक स्टेट, जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सीरिया और इराक वाला अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट है हमारे देश में, कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि अनलॉफुल है, एक तरीके से अनऑथराइज पर्सन है, उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट करेंगे, उसके एक तरीके से बैन करेंगे। और कभी भी अगर ऐसा कुछ यहाँ पर सामने आता है कोई इंसान इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको प्रॉपर कानून के थ्रू यहाँ पर हैंडल किया जाएगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
तो ऑर्गेनाइजेशन बैन करने का मतलब है कि उसका कोई भी नुमाइंदा जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो रसिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, ये काफी बड़ी बात बनी यहाँ पर कल, जो कि न्यूज में थी। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर एक काफी बड़ा मुद्दा चला हुआ है और उसने एक बड़ा एक रोल अभी अख्तियार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी कई सारे शंका के बादल मंडरा रहे हैं। रीजन क्या है? एक तो यहाँ पर अभी आप लोगों को दिल्ली के अंदर इलेक्शन देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में गुजरात के अंदर इलेक्शन है, तो इसके चलते यहाँ पर कई सारे शाम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया साहब के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि बीजेपी से मेरे पास में कॉल आई और कॉल आने के बाद में बीजेपी वालों ने मुझे ये बोला, ऑफर दिया मुझे, ठीक है, कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़ दो, यानी कि आपको तोड़कर भाजपा में आ जाओ, तो सारे सीबीआई और जो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो भी केस तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं वो सारे केस जो हैं वो हम लोग खत्म कर देंगे। तो इनके द्वारा बोला गया कि मैं भाजपा को जवाब देता हूं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और राजपूत हूं, ठीक है, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों का, ये षड्यंत्रकारियों का, वो सारी बातें इन्होंने बोली। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर है कि पॉलिटिकल पार्टी में आप लोगों को यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है फिलहाल, कि कौन छोड़कर जा रहा है, कौन कहां पर आ रहा है, तो काम का नहीं है हमारे पर। लेकिन एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए, एडीएल, जो कि काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। दूसरा आज लोगों का होमवर्क है यहाँ पर सीबीआई और ईडी, जो कि मैंने आप लोगों को एसएलवी पीडीएफ पर भी ये शेयर कर रखा है। यहां पर जाकर अगर ईडी लिखकर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार, इनको जाकर आप लोग सर्च कर सकते हो। और सीबीआई तो मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल लेक्चर के अंदर ही पढ़ा रखा है, तो ये आप लोग मैच कर लिया करो, इससे आप लोगों को सारी शंकाएं जो हैं वो आप लोग की दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजें पढ़ा रखी हैं, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा आर्टिकल, वैसे तो कुछ आर्टिकल मैंने आप लोगों के कवर कर लिए जो आप लोगों के न्यूज एनालिसिस के हैं, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा इसके बारे में बातें पूछी गई, सर हमारे देश में से इस कंपनी को बैन क्यों किया जा रहा है, हवाई कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये क्यों बैन कर रहे हैं, इससे हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, तो यहाँ पर कल को चलकर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो ये क्या इशू देखने को मिलेगा। तो इसमें यार मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, हमारे नेशन यानी कि देश की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू यहाँ पर बिजनेस करना। मतलब ये चाइना की जो कंपनी है हुआई, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो इनके हेड है ना, जो इनकी चोटी पर बैठे हुए हैं, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चाइना की मिलिट्री के साथ में आप लोग कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। और आप लोग अपने फोन को ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। मतलब एक फोन के अंदर में आप लोगों की जिंदगी होती है, उसमें इतनी सारी चीजें आप लोग सेव करके रखते हो कि अगर वो डेटा सारा का सारा अगर चाइना के अंदर जा रहा है, तो सोचो इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री के जो सिटीजन है उनका सारा का सारा डेटा, आप लोग के अकाउंट में कितने पैसे हो रहे हैं, कहां आप लोग अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कहां पे विजिट कर रहे हो, क्या क्या चीजें आप लोग खरीद रहे हो, आप लोगों की सारी चीजें उसके अंदर सेव होती है। कहां पे आप लोग पिक्चर ले रहे हो, कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हो, कौन कौन से प्रोडक्ट को आप लोग सर्च कर रहे हो ऑनलाइन गूगल के ऊपर में, इस यूट्यूब पे क्या क्या सर्च आप लोग कर रहे हो, सारी डिटेल सारी हिस्ट्री आप लोग वहां पर उसके अंदर बंद रहती है। और उसकी पूरी एक्सेस किसके पास में, वो चाइना की कंपनी के पास में। और चाइना की कंपनी के ऊपर कौन लट लेकर खड़ा हुआ है, वो चाइना की आर्मी खड़ी हुई है। तो इनडायरेक्ट वे में इसीलिए यहां पर अभी 5G ऑपरेशन जो यूएसए के अंदर चल रहे थे, उन्होंने चाइना की कंपनी को वहां पर बैन कर दिया, यानी कि लतिया कर वहां से भगा दिया। उनको पता था कि कल को चलकर यार हमारे सर पर ये नाच सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जरूरी है अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर एक हद तक ही हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट वे में ना करके इनडायरेक्ट वे में काम किया जाता है। फिर क्यों? क्योंकि WTO भी सर पे बैठा हुआ है, ऐसे किसी देश की कंपनी को हम लोग थोड़ा ना भगा सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर पे नाचेगा, तो उसके लूप होल ढूंढे जाते हैं कि फिर कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो ये आप लोग चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। यानी कि कोई भी काम जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, तो फिर उसको इनडायरेक्ट करने की कोशिश करती है कंट्री, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और लूप होल सब जानते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना है वो यूज भी करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिशियन यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग इंटरनेशनल लेवल पर भी लूप होल इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को वैसे पहले बताई थी, पर फिर से न्यूज में आ रहा है, तो रोशनी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पहली जो कि समुद्र के पानी से एक लालटेन बनाई जा रही है, जो चलाई जा रही है यहाँ पर इंडिया के अंदर में, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर काम कर रही है, एक LED लैंप को जला रही है। डेवलप किसके द्वारा की गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में है। तो यहां पर ये यूज किया जा रहा है, खासकर काफी फायदा इसका देखने को मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पर आसानी से इसको ऑपरेट किया जाता है। और ईज ऑफ फ्लोइंग में यहाँ पर खासकर उन लोगों के लिए जो कि एक पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, पर्टिकुलर खासकर फिशिंग कम्युनिटी के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, जो कि कोस्टल एरिया में यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रोशनी क्या है? एक सैटेलाइट है, एक मिसाइल है, या फिर कोई मोबाइल ऐप है, कुछ भी कर आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो हल्का सा आइडिया रखेगा। फीफा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर डिटेल में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। पर लेकिन अभी हमारे पास में मौका है, फीफा के द्वारा ये बोला गया है कि अगर थर्ड पार्टी इंटरफेयर न करें यहाँ पर इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी तरफ से बंदे वहां पर बैठा दिए। क्यों?
क्योंकि एक तो वहां पर जो चीफ है वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसी के साथ में काफी सारे करप्शन के इशू वहां पर देखने को मिल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक कमेटी के हाथ में दे देते हैं। जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के हाथ में गया, तुरंत फीफा को लग गया यहाँ पर कि यार ये तो कुछ चल ही रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तुम बोल तो रहे हम लोग वर्ल्ड कप अपने कंट्री में ऑर्गेनाइज कराएंगे अंडर 17 वुमेन का, पर लेकिन यार तुम खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसकी वजह से फीफा ने बैन कर दिया, बोला कि पहले अपना घर संभालो, उसके बाद में तुम इंटरनेशनल लेवल की चीजें संभालना। तो अभी इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, पर लेकिन अभी यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी इनका सबका इलेक्शन किया जा रहा है। 28 अगस्त को आई थिंक यहाँ पर अभी सारे नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं और उसके बेस पर यहाँ पर जल्दी से जल्दी चीजें की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हमारे देश में से सस्पेंड हो गया तो ये समझो कि इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होगी, तो कोई नहीं चाहेगा अपने देश की इस तरीके से बेइज्जती करवाना। तो इसलिए सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोग याद रखते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट लोकेशन में आज आप लोगों के सामने है यहाँ पर इटली को जाकर मैप में नहीं हारना है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इटली के बारे में छोटी छोटी आप लोगों को शेयर कर दी। यहाँ पर लोकेशन कहाँ है जाकर इसको देखिएगा, आसपास में क्या क्या है इसके, एड्रियाटिक सी वगैरह वो सारी चीजें एक्सप्लेन तो कर देता, पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है जब मैं मतलब एक तरीके से थोड़ा सा बाहर रहता हूँ, तो उसकी वजह से चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी वोकैबुलरी है 5, ये आप लोगों के सामने ढंग से इनको देखना, इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे बच्चों से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि कोई इसका नाम बता पाएगा, लेकिन आप लोग भी ना अंदर समझदार हो गए हो, ठीक है। तो जिस तरीके से आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो कि एक चिकन सेलर थे यहाँ पर, और अभी रिसेंटली ये कीनिया के प्रेसिडेंट बन गए। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एनडीए सीडीएस में आप लोगों से अक्सर पूछे गए, यूपीएससी के द्वारा भी पर्सन इन न्यूज़ में ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर इस तरीके के, ठीक है। तो ये केन्या के जो प्रेसिडेंट बने इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कल को चलकर आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आंसर दिए गए यहाँ पर, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो विलियम रूटो आप लोगों को इनका नाम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आंसर दिया गया यहाँ पर जो अवतार के द्वारा भी। तो यार अच्छे से पार्टिसिपेट करिए करो, फिर अच्छा लगता है मुझे भी जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर दिया करो, तो इससे मुझे मेरे अंदर भी और कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों को और अच्छे से अच्छी चीजें बताई जाए, ठीक है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और दो क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं जिनके आंसर आप लोगों को लिखने, और एक दूसरे के आंसर रिव्यू भी आप लोग करने हैं, उनके सबके लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। और ये टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप लोग सेव कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक देकर जरूर जाना, ठीक है।